हमारा टॉपिक जो ऑलरेडी चल रहा था वो पैराडाइज लॉस्ट है जॉन मिल्टन की। मैंने आपको बताया था कि जॉन मिल्टन के सभी के सब, अगर हम टोटल बात करें कि मिल्टन के सारे वर्क एक तरफ और पैराडाइज लॉस्ट एक तरफ। पैराडाइज लॉस्ट पे हमने डिस्कस करा। अब तक जो इसकी वीडियो मैंने बनाई है पैराडाइज लॉस्ट की, क्वेश्चनों पे तो मैंने, ये थर्ड वीडियो है मेरी, लेकिन एक वीडियो मैंने इसकी पैराडाइज लॉस्ट की जो 26 लाइन है स्टार्टिंग की, उस पे बनाई थी। उसे आप देख भी लेना, और वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें पोएम्स की लाइन बताई जाती है स्टार्टिंग की। पूरी पोएम तो खैर, पूरा इपिक तो बहुत ही लेंथी हो जाता है, लेकिन 12 बुक्स है इसके अंदर। वो फर्स्ट बुक की शुरुआत की जो लाइन है स्टार्टिंग की, जिसमें बताया गया है, एक तरीके से प्रोलॉग है वो, ये उसमें बताते हैं कि मिल्टन क्या लिखने जा रहा है। मिल्टन यूरेनिया का आह्वान करता है, उसे इन्वोक करता है और प्रेयर करता है और कहता है कि मुझे इंस्पायर करो, मैं एक बहुत ही बड़ा महाकाव्य लिखने जा रहा हूँ। तो उसके बारे में मैंने बताया था, 26 लाइन को डीपली पढ़ाया था, हर चीजें बताई थी, उसके क्वेश्चन भी करा दिए थे। उसके बाद मैंने इसकी पैराडाइज लॉस्ट के कुछ क्वेश्चन, 100 के आसपास क्वेश्चन वे कराए थे, जो मतलब कॉमन क्वेश्चन थे, जिनमें मेन तो वो थे कि जब बुक फर्स्ट स्टार्ट हुई थी उससे पहले किस तरीके का युद्ध हुआ था गॉड से सैटर्न का, वो सारी चीजें मैंने उसके अंदर बताई थी, वे क्वेश्चन कराए थे। और अब जो हम बात कर रहे हैं वो बुक फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं आज से। आपकी बुक फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे कि जो क्वेश्चंस है हमारे बुक फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, इस तरीके से चलेंगे। तो ये 12 बुक्स के क्वेश्चन आएंगे। इन पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, मेन मेन क्वेश्चन मैंने निकाले हैं और इन्हीं को आपको तैयार करना है। आपके, मैं समरी ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसकी समरी की मैंने अलग वीडियो बनाई थी। तो मतलब पैराडाइज लॉस्ट पे काफी कुछ ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इनके बारे में डिस्कस हो चुका है। जो क्वेश्चन अब बुक फर्स्ट में आएंगे वो भी हम ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन फिर भी रह जाते हैं। तो छोटे बड़े सब क्वेश्चन अब आ जाएंगे टोटल। तो आगे से अब जो जहां क्वेश्चन हमने कंप्लीट करे थे, 121 क्वेश्चन करा दिए थे, तो अब 122 नंबर क्वेश्चन है, 122। और ये बुक फर्स्ट स्टार्ट होती है। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से स्टार्टिंग जो करता है मिल्टन अपने इस इपिक की, इस बड़े महाकाव्य की, पैराडाइज लॉस्ट की, वो बीच में से करता है। और फिर आगे आने वाले टाइम पे जब राफेल आएगा, फोर्थ बुक आएगी, फिफ्थ बुक आएगी, तब वो फ्लैशबैक में जाते हैं कि किस तरीके से युद्ध हुआ था, टारटेरियस का युद्ध, और कैसे सैटर्न हारा था। 3 दिन वो युद्ध चला था, कैनन का उसमें यूज करा था, सैटर्न एंड सैटर्न की जो पार्टी थी। और सैटर्न को लूसीफर कैसे कहा जाता था, वो एडम और ईव को आके राफेल बताएगा इस बारे में। तो तब हमें पता लगता है इन चीजों के बारे में। ऐसी मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको, बहुत सारी मूवीज आजकल इस तरीके से बनाई जाती है, बीच में से स्टार्ट करते हैं, बाद में फ्लैशबैक में वो पुरानी कहानी आती है निकल करके। बिल्कुल ऐसे ही मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट को बनाया है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सैटर्न एंड हिज फॉलोअर्स आर रिजाइडिंग इन हेल। वे हेल में निवास कर रहे हैं, मतलब उन्हें फेंक दिया गया था हेल में। हेल भी, ये गड्ढा था वैसे तो, लेकिन गॉड ने अभी ये भी रिसेंटली क्रिएट करा है हेल, नर्क, और इसमें सैटर्न और सैटर्न के फॉलोअर्स को फेंक दिया गया। इसका मतलब वो युद्ध खत्म हो चुका है, और स्टार्टिंग में युद्ध नहीं दिखाया गया, और ना ही ये दिखाया गया कि गॉड से ऐसी क्या जीलियसी हो गई थी इसे, सैटर्न को। सैटर्न का नाम भी लूसीफर था। तो वो क्या हुआ, तो वो बाद में पता लगेगा, राफेल बताएगा, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी उन चीजों के बारे में। अब बुक फर्स्ट पे, इसका मतलब जब मिल्टन ने जो ये बुक लिखी है, जो फर्स्ट बुक जब आती है उसमें क्या हुआ, वो सारी लाइनें हैं। मतलब इधर उधर की बात ना होगी, केवल बुक फर्स्ट की ही जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर है। तो बुक फर्स्ट में स्टार्टिंग जो होती है, सैटर्न और सैटर्न के जो फॉलोअर्स हैं, वो सारे के सारे, जिन्हें हम फॉलन एंजल भी बोलते हैं, जो फॉलन माने गिरे हुए, जिन्हें ऊपर से फेंक दिया गया था, गॉड ने इन्हें फेंक दिया था, और ये आकर के एक पाताल में, पहले एक गड्ढा सा था और वही एक नर्क है उस हेल में, वहां पे लेक ऑफ फायर है, फायर की लेक है, मतलब जो झील है वो फायर की है, उस फायर पे वहां पड़े हुए हैं सारे के सारे, और सब पीठ ऊपर को और सर जो है नीचे को ऐसे पड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो ये है सैटर्न जो है वो बहुत बड़ा सा है, उसकी तुलना करता है लेविथियन से, वो भी मैंने आपको बताया था। सैटर्न और उसके फॉलोवर्स रिसाइड माने होता है निवास करते हैं अब हेल में, अब वे हेल में आ चुके हैं। आफ्टर बीइंग डिफीटेड बाय गॉड, गॉड से हारने के बाद हेवन को छोड़ करके यहाँ आ गए। नाम भी चेंज हो गए, लूसीफर से नाम सैटर्न हो चुका है इसका। और अब इसे नीचे सारे डेविल्स डेविल्स के रूप में है सबके, जो वो है ना, मतलब जैसे बड़े सुंदर से दिखाई देते थे एंजल हेवन में, यहाँ सबके जो चेहरा है वो भी बदल चुका है, बड़े अगली से हुए हैं। सब डिफीट कर दिए गॉड ने और नीचे फेंक दिया।
ही टर्न्स हिमसेल्फ इनटू ए सरपेंट, और वो एक सरपेंट मतलब एक सांप की तरह पड़े हुए हैं यहाँ पर, और इस तरीके से नीचे पाताल में, या उसे हेल कह सकते हो, यहाँ पर गॉड ने इन्हें फेंक दिया है। तो ये कंडीशन है, स्टार्टिंग यहाँ से होती है, मतलब पड़े हुए दिखाई देते हैं सबसे पहले, और फिर धीरे धीरे 9 दिन तक पड़े रहते हैं। फिर जो सैटर्न है वो हल्का सा उठता है, फिर सबको, सब में बेड़ियों से सब जकड़े हुए हैं, फिर वे बेड़ियों को तोड़ते हैं, फिर इनमें थोड़ी सांस आती है, सैटर्न सब में जोश भरता है, और ये कहता है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, अगर फील्ड लॉस्ट हो गया तो क्या हुआ, ऑल थिंग्स इज नॉट लॉस्ट, सब कुछ तो लॉस्ट नहीं हुआ है अभी भी। और तब उन्हें इस तरीके की स्पीच देता है अपने फॉलोवर्स को, और कहता है कि बेटर टू रेन इन हेल, हेल में रेन करना ज्यादा अच्छा है, देन टू सर्व, टू सर्व इन हेवन, हेवन में सर्व करने की अपेक्षा। तो हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें दास्ता नहीं चाहिए, हम सर्वेंट की तरह नहीं जीना चाहेंगे हेवन में, बल्कि अपनी मर्जी के मालिक होंगे नर्क में, तो वो ज्यादा अच्छा है। तो ऐसी स्पीच मतलब मिल्टन की समझो बहुत ही बेहतरीन स्पीच है, और मिल्टन ऐसी स्पीच को अपने ऊपर ही लागू करके बोलना चाह रहा है। सैटर्न और उसके फॉलोवर्स जो है वो दो सारे के सारे गॉड ने फेंक दिए नीचे डिफीट करके, और उनका नाम भी चेंज हो गया, और अब वे सरपेंट बन चुके हैं। द सेकंड इन कमांड ऑफ द हेल इज बेल्जिबब। ये क्वेश्चन आता है, आपसे पूछते हैं सेकंड इन कमांड सैटर्न के यहाँ कौन है, और सेकंड इन कमांड हेवन में गॉड के यहाँ कौन है। सेकंड इन कमांड से मतलब होता है दूसरे नंबर पे कौन है कमांड लेने वाला। तो फर्स्ट नंबर पे तो सैटर्न है हेल में, सेकंड नंबर पे बेल्जिबब है। ऐसे फर्स्ट नंबर पे हेवन में गॉड है, गॉड फादर जो मेन गॉड है। और सेकंड इन कमांड अगर हम बात करें हेवन की, तो द सन ऑफ गॉड है, जो जीसस क्राइस्ट है, ईसा मसीह है, और बाद में वो जीसस का ही मतलब एक तरीके से उनका जन्म लेंगे पृथ्वी पर। द सेकंड इन कमांड ऑफ द हेल, हेल में सेकंड इन कमांड बेल्जिबब है। हु स्टैंड्स इन ए लेक ऑफ फायर में जो खड़ा है, और दैट गिव्स डार्कनेस इंस्टेड ऑफ लाइट, जो डार्कनेस प्रोवाइड करता है इंस्टेड ऑफ लाइट, प्रकाश का तो मतलब नहीं, अंधेरा है वहां पर। और वो लेक है फायर की, देखो फायर की लेक है, झील है आग की, आग में आपको लग रहा होगा कि चारों तरफ चमक होगी, लेकिन आग में भी डार्कनेस है। ब्राइटनेस कहाँ आएगी, हेवन में, वहां तो सब डार्कनेस है, अंधेरा है। एक तरीके से वो आग जो है ना, जैसे आपने लावा देखा होगा, तो लावा जो है लार्क जो होता है तो वो है, तो लावे की तरह वो ऐसे मतलब एक नदी सी है, नदी सी लगती है जब ऊपर से देखते हैं तो पूरे आग से मतलब जैसे कोयले से पड़ जाए ना ऐसे। और वहां पर डार्कनेस ही डार्कनेस है, अंधेरा है। तो बेल्जिबब सेकंड इन कमांड है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना आपको। बेल्जिबब मेन पर्सन है, या इसका राइट हैंड है सैटर्न का, सैटर्न के बाद अगर कोई वहां पर मेन है तो वो बेल्जिबब है। सैटर्न डज नॉट रिपेंट ऑन हिज रिबेलियन अगेंस्ट गॉड। देखो गॉड ने हरा दिया, गॉड ने ऊपर से फेंक दिया, सारे काम हो गए, और गॉड गॉड ही है, फिर भी सैटर्न इस बात पे रिपेंट नहीं कर रहा है, पश्चाताप नहीं है बिल्कुल भी, कि भाई हमने गॉड से विद्रोह कर दिया, ऐसा कोई रिपेंट नहीं कर रहा है अपने रिबेलियन पे, विद्रोह पर, अगेंस्ट गॉड से जो करा था। जबकि बेल्जिबब नाउ बिलीव्स दैट गॉड कैन नॉट बी ओवर पावर्ड। बेल्जिबब एक बात को जरूर कहता है कि भाई गॉड के साथ ओवर पावर नहीं किया जा सकता, मतलब उसकी पावर से ऊपर, इसका तो उसे हराया नहीं जा सकता। बेल्जिबब इस बात को मान गया, भाई इन्होंने पूरा एडी चोटी तक का जोर लगाया, लेकिन ये गॉड के सामने बिल्कुल हल्के पड़ गए। और इन्हें, और सामने माइकल था जो एक जनरल के रूप में, और गैब्रियल जैसे योद्धा वहां से लड़ रहे थे, और माइकल ने सैटर्न को अपनी तलवार से, जो बहुत ही स्पेशल स्वॉर्ड थी, उससे हरा करके नीचे फेंक दिया था। तो कुल मिलाकर के इन्हें लग गया कि भाई हम गॉड को नहीं हरा सकते। सैटर्न तो खैर अभी गॉड को कुछ मान ही नहीं रहा, सैटर्न के अनुसार तो क्या है कि ही इज आल्सो पावरफुल एज द गॉड पावरफुल, जैसे गॉड है ना पावरफुल, ऐसी वो भी पावरफुल है, सेम कहता है मेरे अंदर इतनी पावर है। सैटर्न मानने को तैयार नहीं गया, लेकिन बेल्जिबब का मानना है, वो जान गया कि हम गॉड से ओवर पावर नहीं कर सकते, मतलब गॉड को हराया नहीं जा सकता। इसीलिए ये प्लान बेल्जिबब का ही था कि क्यों ना, जब हम किसी को हरा नहीं सकते तो उसका कुछ ऐसा कर दो कि उसे क्षति पहुंच जाए। और क्षति कब पहुंचेगी, कि इंसान ने कोई ऐसा काम कर रखा है, मान लिया जैसे सपोज करो मैं हूं, मेरा बिजनेस है, आप मुझे वैसे तो हरा नहीं सकते, तो मेरे बिजनेस पे चोट मार दो, या मेरे खिलाफ कुछ ऐसा कर दो कि कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत आ जाए। तो इंसान का मतलब तो मुझे दुख पहुंचाना ही तो है, तो गॉड को दुख कैसे पहुंचाया जाए, बेल्जिबब की स्कीम थी, वो लेके आता है ये प्लान, कि भाई अभी सुनने में आया है बेल्जिबब गॉड ने एक न्यू क्रिएशन क्रिएट करी है,
मतलब उसने एक न्यू वर्ल्ड बनाया है, और जिसका नाम है ईडन गार्डन, पैराडाइस, मतलब वो भी एक स्वर्ग ही है। अर्थ पर, पृथ्वी पर एक पैराडाइस है अलग से, और वो है ईडन गार्डन। वहां पर किसे बताया गया है कि एडम और ईव को। तो कहीं ना कहीं एक न्यू क्रिएशन है गॉड की, और गॉड उन्हें ज्यादा लाइक करता है। इतना लाइक तो वो अपने एंजल्स को भी नहीं करता जितना वो अपनी न्यू क्रिएशन को करता है। तो अगर हमने उसे करप्ट कर दिया तो गॉड को परेशानी होगी, और हम चाहते हैं गॉड को परेशानी हो। तो हमारा एक तरीके से जो एक टारगेट है, हमारा हमारा मिशन है गॉड को डाउन करना, तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो ऐसा मानना बेल्जीबब का ही था, क्योंकि बेल्जीबब को यहाँ पे देखो बोल भी रहा है कि उसका विश्वास था कि हम ओवर पावर नहीं कर सकते, गॉड से जीता नहीं जा सकता। The two devils then decide to pervert God's good works to evil purposes. अब दो वहां पर डेविल्स हैं। अब ये अलग अलग, वहां पे बहुत सारे डेविल्स हैं, मतलब हजारों हैं। ये ऐसा नहीं है चार पांच व्यक्ति पड़े हुए हैं, हजारों हैं। उनमें से दो जो थे डिसाइड करते हैं कि हम प्रवर्ट कर दे गॉड के जो अच्छे वर्क है ना, उन्हें इविल पर्पस पे, मतलब अच्छे कार्यों को बुरा बना दे। प्रवर्ट करना होता है चेंज कर दे उसे, तो अच्छे को बुराई में ले जाए। तो दो डेविल्स कहते भी है, जब बेल्जेबुब सलाह देगा ना तो ये कहते हैं हाँ भाई सही कह रहे हो, उसकी अच्छाई को बुराई में चेंज कर दो। मोलाज के बारे में एक बात है, ये भी एक सैटर्न का ही फॉलोवर है, या फॉलन एंजल कह सकते हैं इसे। तो मोलाज जो है वाज द फर्स्ट फॉलन एंजल, ये पहला था। जितने भी वे एंजल थे ना उनमें से ये फर्स्ट है हु सजेस्ट फॉर ओपन वार अगेंस्ट गॉड, जो गॉड के खिलाफ ओपन वार की कहता है। मोलाज जो है लड़ने में बिल्कुल उतावला रहता है, और ये कहता है कि भाई गॉड से ओपन वार करेंगे, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। और देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन इस पे मुलाज पे बनते हैं। नंबर वन क्वेश्चन तो ये होता है, अब ये पेंडिमोनियम मैंने आपको बताया था ना, एक पेंडिमोनियम सिटी बना देंगे, मतलब एक कॉन्फ्रेंस हॉल बनाएंगे जो कैपिटल है हेल की। हेल की उस नर्क की कैपिटल है कॉन्डिमेनियम, और वो एक कॉन्फ्रेंस हॉल है। उसी के अंदर सारे के सारे बैठेंगे, और एक एक करके, जैसे माइक आता है ना सबके हाथ में, तो वन बाय वन हर व्यक्ति बोलेगा। उसमें बोलने वाला पहला व्यक्ति यही था मोलाज। तो क्वेश्चन हालांकि उस तरीके से लिखा हुआ नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। मोलाज वाज द फर्स्ट फॉलन एंजल हु सजेस्ट, वो पहला व्यक्ति था जो सजेस्ट करता है, लेकिन वो पहला व्यक्ति था हु डिलीवर्स हिज स्पीच, जो अपनी स्पीच को डिलीवर करता है। पहला व्यक्ति फॉलन एंजल में यही था, और बीच में फिर बेल्जिबब भी बोलेगा, फिर सैटर्न भी बोलेगा। तो मोलाज वाज द फर्स्ट, वो पहला फॉलन एंजल है जो ये सलाह भी देता है। वो बोलता क्या है, उसके बोलते ही लड़ाई की वो आती है, एकदम कहता है ओपन फायर करो गॉड से, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट भगवान से जो है ना, गॉड से फिर दोबारा से युद्ध लड़ते हैं। जैसे अभी लड़ा है तो वो तो तैयार है बिल्कुल लड़ने के लिए। हालांकि इसकी नहीं चलेगी, कुछ देखो ऐसे आएंगे जो मना करेंगे लड़ने के लिए, कुछ कहेंगे कि लड़ना चाहिए, कुछ कहेंगे कि कोई दूसरी प्लान करो, गॉड को हताश करना चाहिए, कुछ कहेंगे गॉड से आप रिपेंट कर लेते हैं, गॉड से माफी मांग लेते हैं। तो अलग अलग तरीके के व्यक्तियों के अलग अलग सलाहें आएंगी यहाँ पर। ऑल द डेविल्स हु आर फॉलोइंग सैटर्न वर एंजल्स, जितने भी ये डेविल्स हैं जो सैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ये कभी सारे के सारे एंजल थे। आर्क एंजल थे, आर्क तो हो जाते हैं बड़े वाले एंजल, और एंजल तो सारे थे ही। तो ये सारे कभी कभी एंजल हुआ करते थे। तो बिल्कुल जैसे परी होती है ना, ऐसी एंजल हो गए, तो देवदूत हुआ करते थे। बट दे चूज टू फॉलो सैटर्न, उन्होंने तो सैटर्न को फॉलो करना चुन लिया कि भाई हमें तो सैटर्न के साथ जाना है। इस रिबेलियन में, मतलब वो विद्रोह जो हुआ, एंड टर्न्स इनटू डेविल, सारे के सारे अब शैतान बन गए, सब सांप की तरह पड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर के ये सब एंजल हुआ करते थे, सबके चेहरे एंजल वाले थे, वो चमक थी, वो ही सारी चीजें इनमें थी। लेकिन अब सारे के सारे क्या हो चुके हैं, डेविल्स बन चुके हैं। क्यों बन चुके हैं? बिकॉज दे डिसाइडेड टू गो विद सैटर्न, सैटर्न के साथ जाना उन्होंने। दे डिसाइडेड टू ज्वाइन सैटर्न कंपनी, सैटर्न के साथ देना उन्होंने एक तरीके से डिसाइड कर लिया। तो इसलिए सारे के सारे जितने भी ये एंजल थे वो सब डेविल्स बन जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बन जाते हैं जैसे कि सैटर्न जो लूसीफर हुआ करता था, ही वाज आल्सो चेंज्ड इनटू डेविल, वो भी डेविल बन गया। वो सैटर्न नाम हो गया उसका, शैतान हो गया एक तरीके से। और कहाँ वो लूसीफर हुआ करता था, तो सब ऐसे ही बदल जाते हैं। God was allowing the devil's intentions because God wanted the evils to turn good at the end. भगवान जो है देखो, ये कहावत भी है, आपको भी पता होगा कि सब गॉड के हाथ में होता है, जो कराता है ना वो गॉड खुद कराता है। अब एडम और ईव को अगर वो चाहता गॉड, तो वो वे ना खाते उसे फल को,
या वो सैटर्न को वहां भी खत्म कर सकता था, कुछ भी कर सकता था। लेकिन गॉड में भी आपने देखा होगा ना कि बहुत से व्यक्ति ये कहते हैं कि अरे ये कुछ व्यक्ति बुरा कर रहे हैं, तो गॉड इन्हें सबक क्यों नहीं सिखाते? अगर भगवान ऊपर है तो ये बुरे व्यक्ति जो पनप रहे हैं इन्हें पनिश कर दे। लेकिन गॉड ऐसा नहीं करते। उसके पीछे फिर लॉजिक आता है कि अरे ये सब आगे चल के जो कर्म जैसे करेगा ना, एकदम नहीं मिलता उसे, बाद में सबको सबक मिलेगा। तो गॉड जो चाहते हैं ना, कभी कभी ये भी है कि वो इंसान मर गया, देखो गॉड कि उसकी करनी वही थी, भगवान ने उसकी बात वही रखी हुई थी कि भाई वो ऐसे जाएगा, ऐसे वहां ये करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे गिरेगा, मर जाएगा। ये सब पहले से प्लानिंग था, मतलब ये लिखा हुआ था, ऐसा बोलते हैं ना। तो गॉड ने ही एलो करा था, उसने अलाउ करा द डेविल्स की इंटेंशन, इरादा। ये जो शैतान जो सोच रहे हैं ना, ये सब गॉड की तरफ से, ये क्योंकि गॉड ये चाहते थे द इविल्स टू टर्न गुड एट द एंड, कि लास्ट में जो ये बुराइयां है ये अच्छाई में बदले। मतलब आज इंसान बुरे काम कर रहा है, लास्ट में चल के उसे सबक मिले, ऐसा गॉड जो है वो चाहते थे। और ये भी कहा जाता है मिल्टन के अनुसार कि जो वो बेड़िया टूटी थी वो गॉड ने ही तोड़ी है, अदरवाइज अगर गॉड चाहे तो वो बेड़िया ना टूटती। तो वो सब चीज चलती है, गॉड को पता भी लग जाता है सैटर्न जो है वो आ रहा है एडम और ईव को फुसलाने के लिए। फिर भी वो उन्हें भेजता है, एडम और ईव को वार्न कराता है कि भाई ये, हालांकि उसे पता है कि सब कुछ ऐसा होना है, लेकिन फिर भी कि भाई बात की बात रह जाएगी, एक बार और वार्न करा दो। लेकिन वो जब भी ईव जो है उस फल को खा लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैटर्न का विश्वास है दैट इट इज बेटर टू बी ए किंग इन हेल रेदर सर्वेंट इन हेवन। इसकी जो लाइन थी मेन वे में करा चुका था इससे पहली वाली वीडियो में, और अब यहाँ पर इसका मीन है कि सैटर्न का ये विश्वास है कि ज्यादा अच्छा है टू बी अ किंग, एक राजा बनना, रूल करना, शासन करना हेल में, वो ज्यादा अच्छा है रेदर सर्वेंट इन हेवन। हेवन में नौकर बनना, किसी की आज्ञा का पालन करना, ये इससे ज्यादा अच्छा है नर्क के राजा बने, किसी के आज्ञा का पालन न करे। तो ये सोच है सैटर्न की। इट मीन्स सैटर्न डज नॉट वांट टू डू द वर्क इन द स्लेवरी ऑफ अदर पर्सन। इन द सेम मैनर मिल्टन आल्सो वांट्स टू बी फ्री। आपने देखा होगा मिल्टन के कुछ ऐसे वर्क है, एरियोपेजिटिका वाला वर्क है, एक उसने किंग्स टेन्योर के ऊपर लिखा है, डाइवोर्स के ऊपर लिखा है। वो डायरेक्टली, मतलब जो उसके मन में होता है ना वो बोलता है, वो किसी से डरता नहीं है। तो वो नहीं चाहता, वो फ्री ऑफ स्पीच, फ्री स्पीच के लिए बोलता है ना एरियोपेजिटिका में, कि भाई आपने तो गला घोट दिया इंसान को, तो फ्री रहना चाहिए, उसकी स्पीच फ्री होनी चाहिए। वो जो वर्क लिखता है, वो लाइसेंसिंग एक्ट जो था एक तरीके से गलत था। तो कहीं ना कहीं हमें दबाया जा रहा है, हम पे ये चीज थोपी जा रही है। मिल्टन डज नॉट एक्सेप्ट सच टाइप ऑफ द थिंग्स। तो मिल्टन ने सैटर्न में, क्योंकि हम मिल्टन का ही कैरेक्टर देखते हैं, तो फ्रीनेस नहीं है। इफ वी आर जस्ट लिविंग इन हेवन at this moment, what happened, all persons, all angels, they follow the orders of God. But Milton does not. Milton and Saturn same thing आ गई। They don't want to serve the order of other persons। जैसे मिल्टन है, वो गॉड की तरह कौन होते हैं, राजा होते हैं, तो उसे राजा का भी आदेश पसंद नहीं था। तो इसी तरीके से सैटर्न डज नॉट लाइक टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ गॉड। सैटर्न बिलीव्स दैट इट इज बेटर टू बी ए किंग इन हेल, का राजा बनना ज्यादा अच्छा है सर्वेंट बनने के हेवन का। तो बहुत बहुत ज्यादा, मतलब इस पूरी पैराडाइस लॉस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। सैटर्न आल्सो ये भी रिमार्क करता है दैट द माइंड कैन मेक इट्स ओन हेल आउट ऑफ हेवन। वो ये भी कहता है कि दिमाग ही होता है इंसान का जो नर्क और स्वर्ग बनाता है। मतलब हम भाई किसी चीज को नर्क सोचने लगे तो नर्क हो जाएगी, तो माइंड के ऊपर डिपेंड। और ये बात भी सच है कि भाई जैसा दिमाग से जिस चीज को हम सोच लेंगे ना, वो चीज वैसी हो जाएगी। हमें ये लगने लगे, हमारा माइंड ये कहने लगे कि भाई जैसे इंटरकास्ट मैरिज चल रही है, माइंड कहे अरे ठीक है इंटरकास्ट मैरिज, भाई कहीं भी शादी कर लो कोई फर्क नहीं है, ऐसे तो इससे क्या फर्क पड़ता है, अच्छा इंसान होना चाहिए। हमारे माइंड ने सोच लिया ना, अब यही ठीक है। दूसरे ने ऐसा सोच लिया, अरे नहीं अपनी कास्ट में होनी चाहिए ये, तो वो सही है। तो माइंड जो चीज को सही सोच ले तो सही है, गलत सोच ले तो गलत है। हेल को भी हम हेवन बना सकते हैं। हम एक कुटिया में रह रहे हैं झोपड़ी में, हमें वही स्वर्ग की तरह अगर हम दिमाग से सोच लगे, अरे यहाँ कितना अच्छा है, पोल्यूशन नहीं है, ये नहीं है, और बढ़िया रह रहे हैं, और महलों में तो इंसान ऐसे, तो हमारे लिए वही स्वर्ग हो गई। तो माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। ये सैटर्न अपने उन फॉलोवर्स से कहता है कि उस हेल को स्वर्ग बनाने वाली बात, मतलब वो सोचता है कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत बुरी जगह पड़े हुए हैं। सैटर्न ये रिमार्क करता है कि जो माइंड होता है ना,
कैन मेक इट्स ओन, वो स्वयं बनाता है अपने आप, माइंड ही बनाता है अपना हेल आउट ऑफ हेवन। हेवन से हेल और हेल से हेवन जो बनाता है वो माइंड की उपज है। और ये लाइन है इसकी, जो मैंने वो गलती से उधर लिखवा दी थी दूसरे वर्क में। द माइंड इन इट्स ओन प्लेस, अगर माइंड अपने प्लेस में रहता है, जैसे मतलब माइंड हमारी बॉडी में होता है, एंड इन इट सेल्फ कैन मेक, और ये स्वयं बना सकता है ए हेवन ऑफ हेल, हेल का हेवन बना सकता है, हेल ऑफ हेवन और हेवन का हेल। मतलब अच्छे का बुरा और बुरे का अच्छा, हेवन से हेल, हेल से हेवन। ये माइंड की सोच के ऊपर डिपेंड करता है। ये सैटर्न की स्पीच है, बुक फर्स्ट में ही है। और सैटर्न इस बात को उन सबके सामने कहता है, जब वे कहते हैं ना हम तो बड़े बुरे और कितने बढ़िया रह रहे थे, हम हेवन कितना अच्छा था, कुछ जो सैटर्न, कुछ डेविल्स इस तरीके की बातें बोलते हैं। तो वहां पर जब बोलता है ये सैटर्न कि अरे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कौन हेवन है और कौन हेल है। इट मीन्स अगर हम अपने माइंड से इसे ही सोचें कि अरे कितना अच्छा है, क्या दिक्कत है, और फिर वो करते भी ऐसा ही है, वहां पर उसे सारे के सारे कंस्ट्रक्शन में लग जाते हैं। एक आर्किटेक्ट को बुला लिया जाता है, और जितने वहां पर ब्रास और ये गोल्ड वगैरह थे ना, उन सब से मिल करके बनाया जाता है, एक बहुत बड़ा सा महल सा बनाया जाता है। वो कॉन्फ्रेंस हॉल था जिसे पेंडिमोनियम का नाम दिया जाता है, उसे कैपिटल ऑफ हेल कहा जाता है। तो अगर करना चाहे तो मतलब हमारे माइंड पे डिपेंड करता है कि हम इसे किस तरीके से सोचें। वो भी इंसान बड़े खुश है जो कमाते कुछ नहीं है लेकिन संतुष्ट है, तो वो खुश है तो ठीक है उनके लिए। तो वो परिवार, वो छोटा सा घर और वही रिश्तेदार, सब क्या है कि वही स्वर्ग है उनके लिए। तो डिपेंड करता है। और कभी कभी हम बहुत अच्छे, बहुत कमाते हैं बहुत, फिर भी हम दुखी रहते हैं, तो हमारे लिए तो वो जिंदगी हेल के बराबर होती है। तो इट इज टोटली डिपेंड ऑन द माइंड। माइंड ही है कि वो किसी भी तरीके से हम अपने माइंड को सोचने लगे, तो अच्छी से अच्छी जॉब भी आपने देखा होगा कि हमें दूसरे की जॉब अच्छी लगने लग जाती है, और जब खुद उस जॉब में जाते हैं तो फिर उसकी बुराई करने लग जाते हैं कि अरे इसमें मजा नहीं है। तो माइंड पे डिपेंड करता है, तो सब कुछ माइंड पर है। सैटर्न appears लाइक ए comet, meteor, a fallen angel in the beginning। स्टार्टिंग में जो सैटर्न है वो एक कोमेट और मेटेर जो होता है ना, ये पुच्छल तारा जो होता है, मतलब स्टार की तरह दिखाई देता है। फॉलन एंजल बिगिनिंग में, मतलब एक तरीके से ये समझो सबको गाइड करने वाला। तो लीडर, लीडर वाले रूप में है सैटर्न स्टार्टिंग में। जैसे स्टार्टिंग होता है ना, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, हेल से। और हेल में सैटर्न जो है उसका जो दिखाया गया वो इस तरीके से है, सबके बीच में एक स्टार की तरह है, गाइड करने वाला है, तो वो लीडर की तरह सबको लीड करता है। जो डेविल्स है अब वो सारे के सारे लग जाते हैं कि भाई खुदाई करके एक ऐसा होल बनाओ बैठने का। तो डिग इनटू द बाउल्स ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड के बाउल्स होते हैं, आंत को बोल देते हैं, आंतें जो होती है, तो यहाँ पर ग्राउंड की आते मतलब ग्राउंड को खोदते हैं, धरती को खोदते हैं, डिग इनटू करते हैं। और अनअर्थिंग गोल्ड एंड अर्थ, पृथ्वी होती है, अनअर्थिंग माने वही पृथ्वी से निकालना, गोल्ड को निकालते हैं, एंड अदर मिनरल्स को, और कुछ और मिनरल्स है वहां पर, जितने भी खनिज पदार्थ है ना उन सब को निकालते हैं, गोल्ड को निकालते हैं। उन सब से ही, जैसे तांबा हुआ, गोल्ड, सब इन सब चीजों को निकाल करके और इन सब से बनाया जाएगा जो कॉन्फ्रेंस हॉल है हेल का। तो देखो पूरा तरीका सिस्टम चल रहा है, ऐसा ही नहीं है। और फिर सब उसमें बैठेंगे तरीके से और फिर एक एक करके बोलेंगे, और पहले बोलने वाला जो होगा मोलाच होगा। विद देयर इन ह्यूमन पावर के साथ, देखो ह्यूमन पावर तो ऐसी है जैसे हमारी और तुम्हारी, इन ह्यूमन पावर हो जाती है मानव से अलग। तो जो सुपर ह्यूमन कह सकते हो आप उसे, मतलब जो सुपर नेचुरल पावर होती है, ये पावर इनमें ही है। ये आग में पड़े हुए फिर भी जल नहीं रहे, हम तुम होते तो जल जाते वहां पर। और ये उड़ेंगे भी, सारे काम है इनके अंदर। तो विद देयर इन ह्यूमन पावर, क्योंकि उनकी पावर हम ह्यूमन बीइंग से तो बिल्कुल अलग है ना, तो इन ह्यूमन पावर के साथ दे कंस्ट्रक्ट, वे कंस्ट्रक्ट करते बनाते हैं अ ग्रेट टेम्पल, एक बड़ा सा मंदिर कह दो उसे, बड़ा हॉल बनाते हैं बहुत कम समय में, जिसे पेंडामोनियम के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेंडामोनियम। तो ये कैपिटल ऑफ हेल पूछे तो भी यही है, कॉन्फ्रेंस हॉल का नाम पूछे तो भी यही है। विच इज नॉन द कैपिटल ऑफ हेल, जिसे हेल की कैपिटल कहा जाता है। और यहीं पर सारे के सारे बैठते हैं, बातें करते हैं। और मेन इंसान वो होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ना, जैसे जो बड़े आर्क एंजिल, अब ये एंजिल तो है नहीं, तो आर्क डेविल्स कह दो उन्हें, जो बड़े बड़े डेविल है वे आके बैठते हैं और वो ही बोलते हैं वहां। ऑल द डेमन्स, जितने भी डेमोन्स है मतलब डेविल्स, शैतान है, मेक, सभी पेंडेमोनियम को बनाते एज देयर मीटिंग प्लेस,
उसे अपना मीटिंग प्लेस बनाते हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल मीटिंग प्लेस बना देते हैं कि भाई यहीं बैठ के मीटिंग करेंगे। थाउजेंड्स ऑफ डेमंस एंटर इन द, एंटर के बाद प्रीपोजिशन वैसे आती नहीं है, एंटर द पेंडिमोनियम। पेंडिमोनियम में एंट्री करते हैं हजारों डेमंस। अब आप सोच रहे होंगे कि दो चार पांच ही है, ये ऐसे नहीं है, ये हजारों है, लेकिन सब कॉमन है, छोटे छोटे हैं। बड़े में जो नाम आते हैं ये आठ सात नाम है, केवल आठ सात ही नाम गॉड वाली तरफ को मिलेंगे। ज्यादा नाम हो जाते तो आप भी खुद परेशान हो जाते। जिनका रोल है, जिनके डायलॉग्स हैं, जो बोलते हैं, जिन पे कुछ ना कुछ, जिन्होंने कुछ ना कुछ करा है नया, तो जिन पे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो वे गिने चुने पांच छह इधर है, पांच छह उधर है, और एडम और ईव है। और इसी तरीके से मतलब ये बस ये कैरेक्टर होते हैं इसमें। तो थाउजेंड्स डेमंस उसके अंदर बैठते हैं। और बुक सेकंड जो है, ये बुक फर्स्ट थी। तो बुक फर्स्ट में हमने देखा कि स्टार्टिंग जो हुई है सारे बिल्कुल वहां से हुई थी, जब ये लेटे हुए थे आग पर, वहां जो लेक ऑफ फायर थी, और सैटर्न फिर हिलते डुलते हैं, बेड़ियां तोड़ते हैं अपनी, और बैठ के और फिर कंस्ट्रक्शन करते हैं पेंडिमोनियम की। तो फर्स्ट स्टोरी या फर्स्ट बुक जो थी हमारी यहाँ तक थी। अब हमारी सेकंड बुक होती है, बिल्कुल यहीं से चलेगी। तो इतना काम हुआ, अब ये सभी स्पीच देंगे अपनी अपनी कि भाई अच्छा बताओ भाई कैसे करना चाहिए, गॉड से कैसे बदला लिया जाए। सबके दिमाग में एक ही बात है कि गॉड डिफीटेड अस, हमें हराया है, एंड वी विल हैव टू टेक दिस रिवेंज, हमें तो रिवेंज लेना पड़ेगा। अब रिवेंज के रूप अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि मोलाज कहता है डायरेक्ट ओपन फायर करो, मतलब लड़ाई के लिए बोलता है। लेकिन सब अपनी अपनी स्पीच देंगे अलग अलग तरीके से, अब सबकी बातें सुनी जाएंगी। और बाद में मैंने जैसे आपको बताया था, बेल्जियम की बात पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, जो कहता है कि हम गॉड को हरा तो नहीं सकते, लेकिन हाँ हम उसे थोड़ा डाउन कर सकते हैं, उसकी खुशियों में कुछ ग्रहण लगा सकते हैं, क्योंकि अभी जो न्यू वर्ल्ड उसने बनाया है उसे करप्ट कर सकते हैं। तो बुक सेकंड स्टार्ट होती है, सैटर्न ओपन्स द डिबेट इन पेंडिमोनियम। अब सैटर्न ओपन करता है डिबेट, डिबेट है मतलब सब अपनी अपनी बात रखेंगे। एंड क्लेम्ड, और दावा करता है, दैट हेवन इज नॉट येट लॉस्ट इफ दे वर्क टुगेदर। ये भी कहता है कि हेवन अभी हमारा लॉस्ट नहीं हुआ है अगर हमने इकट्ठा काम किया। देखो एकता में बड़ा बल होता है, अगर अकेला रह जाता तो दिक्कत ही थी, लेकिन अब सब साथ है उसके। तो कहता है हेवन इज नॉट यट लॉस्ट, अभी भी लॉस्ट नहीं हुआ है हेवन। पता, लॉस्ट तो हो गया, हेवन से नीचे गिर गया कह रहा, लेकिन अभी बिल्कुल खत्म नहीं हुआ, अगर चाहे तो आज भी लिया जा सकता है, अगर हम वर्क करेंगे एक साथ। दे कैन राइज स्ट्रोंगर अगेंस्ट द गॉड इन द नेक्स्ट बैटल। और सैटर्न कहता है कि हम और मजबूती से खड़े होंगे गॉड के सामने नेक्स्ट बैटल में, जो नेक्स्ट युद्ध होगा, युद्ध तो होना है गॉड से। तो ये बात है। तो देखो बिल्कुल हारने के बाद भी बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे, यही बात है मिल्टन के अंदर भी। मिल्टन जब भी तो वो सैटर्न वाली स्पिरिट अपने अंदर देखता है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उसके साथ तो इतना बुरा हो गया, जिसकी आंखें चली गई हो, उसके बाद भी हार नहीं मानी, अपना स्ट्रगल करना, तो ये चीज है। फर्स्ट टाइम, सबसे पहले बेल्जिबब टेल्स अबाउट ए न्यू वर्ल्ड विच इज। अब ये फर्स्ट टाइम ये नहीं है कि सबसे पहले बेल्जिबब बोला, फर्स्ट टाइम का मतलब ये सबसे पहले न्यू वर्ल्ड के बारे में जो बताया है वो बेल्जिबब ने बताया। फर्स्ट टाइम सबसे पहले बेल्जिबब बताता है अबाउट अ न्यू वर्ल्ड, एक नए संसार के बारे में। ये नया संसार ईडन गार्डन, विच इज क्रिएटेड बाय गॉड, जो गॉड ने क्रिएट करा है, विद ए रेस, एक प्रजाति के साथ, कॉल्ड मैन, जिसमें मैन प्रजाति है, whom गॉड विल फेवर मोर देन एंजल्स, जिसको भगवान गॉड एंजल से भी ज्यादा फेवर देता है। ये बताता है बेल्जिबब। तो बेल्जिबब इस बात को सबके सामने रखता है, मैंने आपको बताया भी था कि गॉड ने एक न्यू क्रिएशन, न्यू वर्ल्ड बनाया है, नाम है ईडन गार्डन। और लाइक ए पैराडाइज की तरह है बिल्कुल। और ईडन गार्डन बनाया है, उसी के अंदर एक प्रजाति, एक रेस बनाई है मैन। और वो इसे ज्यादा लव करता है, इतना लव तो वो अपने एंजल से भी नहीं करता जितना कि इस क्रिएशन से करता है। तो क्यों ना हम इसे करप्ट कर दे, मतलब इसके उस क्रिएशन को बिगाड़ दे, खराब कर दे, ये बात है। ऑल द डेविल्स प्लान टू डिस्ट्रॉय दिस न्यू रेस। फिर सारे डेविल्स बेल्जिबब के बाद यही कहते हैं, प्लान बनाते हैं, भाई कैसे न कैसे डिस्ट्रॉय करो, बर्बाद कर दो इस न्यू रेस को। मतलब न्यू रेस कौन सी है? मैन। एंड सैटर्न ट्राइज टू फाइंड आउट अबाउट दिस न्यू वर्ल्ड, और इस न्यू वर्ल्ड के बारे में पता लगाने के लिए सैटर्न ट्राई करता है। और सैटर्न कहता है कि मैं जाऊंगा, मैं इस वर्ल्ड को देख, इन्हें ये नहीं पता था कि ये न्यू वर्ल्ड है कहाँ। तो हमें पहले इन्हें हेल से निकलना होता है, हेल पे 9 दरवाजे हैं, और उनकी चाबी जो है वो सिन पर है। अभी तो सिन का कोई डिस्कस ही नहीं है यहाँ पर, तो वो सिन जो है वो बेटी है इसकी, सैटर्न की।
तो सैटर्न की बेटी सब एलिगरिकल नाम है ये, मतलब एक तरीके से बुराई है चारों तरफ। तो सारे डेविल्स प्लान करते हैं कि भाई कैसे न कैसे इस न्यू रेस को हम डिस्ट्रॉय करें। सैटर्न फ्लाइज ऑफ, वो उड़ता है, फिर अब वो उड़ जाता है, पावर है उसके अंदर। टू फाइंड हेल्स गेट, सबसे पहले तो वो हेल का गेट ढूंढता है, भाई बाहर निकलना है हेल से, तो गेट ढूंढ रहा है। एंड ही सीज 9 गेट्स। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नर्क के कितने गेट है, कितने दरवाजे हैं। 9 गेट्स है। ये वैसे भी बताया जाता है बाइबल में कि नर्क के 9 दरवाजे हैं। इन 9 दरवाजे में एंट्री कैसे कैसे होती है, जैसे लालच से, पाप करोगे तो इस वाले गेट से जाओगे, लालच से इस वाले गेट में जाओगे, ये सब नर्क में जाओगे, किसी की फीस मार लोगे तो ये लास्ट वाला जो गेट है उससे जाओगे। तो नर्क में जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। तो ये बातें तो वैसे बताई जाती है बाइबल में है, लेकिन फिलहाल जो है ये 9 गेट जो है ये बताता है सैटर्न चलता है, भाई 9 गेट है, अभी नहीं निकले कहाँ से। तो अब वो ये भी ध्यान रखना है आपको, ये भी क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। 3 ईच ऑफ, प्रत्येक में से 3, अच्छा 9 में से ऐसा है 3 चीजों के बने हुए, 3 एक चीज के बने हुए, 3 दूसरी चीज के बने हुए, और 3 तीसरी चीज के। अब कैसे कैसे? 3 ईच ऑफ ब्रास, तो 3 ईच ऑफ ब्रास, ब्रास से होता है पीतल। तो तीन, तो आप 3 ब्रास के बने हुए, 3 आयरन के बने हुए, और 3 जो है एडमंटाइन जो है, ये भी एक कठोर धातु है जो बहुत ही कठोर होती है। हार्ड जो लिख रखा है ना मैंने इसलिए लिखा है। तो ये तीनों एक मतलब अलग अलग धातु हो गई, ब्रास के, आयरन के और एडमंटाइन के। इसका मतलब ब्रास के बने हुए 3 है, आयरन के बने हुए 3 है, एडमंटाइन के बने हुए 3। तो 3 3 है, इस तरह से 9 गेट है टोटल। टू स्ट्रेंज सेफ्स वर गार्डिंग दीज 9 गेट्स ऑफ हेल। ये जो 9 गेट्स थे, इनकी जो गार्ड कर रहे थे, जो इनकी पहरेदारी कर रहे थे, वो 2 आकृतियां हैं, बिल्कुल डिफरेंट तरीके की। और वे 2 आकृति आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं ऑलरेडी। तो एक है सिन और दूसरा है डेथ। और दोनों ये बेटे हैं, संतान है किसके? ये सैटर्न के। तो सैटर्न की बेटी सिन और सैटर्न का बेटा डेथ। और सिन जो हुई है वो पैदा सैटर्न के हेड से हुई है, और जो डेथ हुआ है पैदा वो सिन और सैटर्न दोनों के फिजिकल रिलेशनशिप से, लीगल रिलेशनशिप से हुआ है बेटा डेथ। टू स्ट्रेंथ सेफ्स वर गार्डिंग दीज 9 गेट्स ऑफ हेल, की जो गार्ड कर रहे थे वो 9 गेट है इसके। द सेफ्स रिवील दैट दे आर सेटन्स ऑन ऑफ स्प्रिंग्स। ऑफ स्प्रिंग वर्ड आपको ध्यान रखना है, ये इंसान के लिए जैसे बेबी चाइल्ड आते हैं, लेकिन जानवरों के लिए या कुछ अलग, इंसानों से अलग ऑफ स्प्रिंग होती है, संतान को बोलते हैं। जो सेफ्स थी वो रिवील करती है कि ये दोनों के दोनों ही खुद सैटर्न के ही संतान है, ऑफ स्प्रिंग्स है। एक्चुअली दे वर सिन एंड डेथ। वे दोनों कौन थे? सिन और डेथ थे। हु वर गार्डिंग द हेल, जो हेल को गार्ड कर रहे थे या हेल के गेट को गार्ड कर रहे थे। 9 गेट्स की रखवाली जो कर रहे थे वे खुद सैटर्न के दोनों बच्चे हैं, और जिनका नाम सिन और डेथ है। सिन जो है वो बेटी है सैटर्न की, पहले भी मैं इसे बता चुका हूं। डेथ बेटा है सैटर्न का। नाउ दे आर रेडी टू ओपन द हेल्स गेट when they listen to the plan of Saturn। जब सैटर्न उन्हें अपना प्लान बताता है कि मुझे वहां पर पैराडाइस में जाना है या ईडन गार्डन जाना है, तो ये गेट खोल देते हैं। और उसकी चाबी अगर हम देखें कि जो थी इनकी वो सिन पर थी, जो बेटी थी। और ये भी कहा गया था कि ये गेट एक बार अगर खुल गए तो फिर बंद नहीं होंगे, और नर्क जब से, मतलब नर्क के द्वार खुले पड़े हैं। और when Saturn went outside the hell, जब सैटर्न आउटसाइड जाता है हेल के, मतलब निकल गया वो, उसका दरवाजा खुल गया, सिन पे थी चाबी, मतलब ये वो लाइन नहीं आई, ध्यान रखना। he began to fall but was carried by a cloud of fire। मतलब वो जैसे ही when Saturn went outside the hell he began to fall, वो गिरने लगता है, but was carried by a cloud of fire। एक फायर का क्लाउड, मतलब एक बादल था जो उसे कैरिड बने आगे को ले जाता है। और अब ये जो है कॉइस, अब देखो यहाँ सब चीजें ऐसी आएगी। फायर आया, कॉइस होता ना अस्त व्यवस्था, अब वो मिलेगा रास्ते में से। देयर सैटर्न मीट्स कॉइस, कॉइस माने होता है जब अस्त व्यवस्था हो जाती है उसे कॉइस कहते हैं। हु टेल्स द वे, वो उसे रास्ता बताता है। वेयर अर्थ हैज रिसेंटली बीन क्रिएटेड, अभी फिलहाल में अर्थ कहाँ पर बनाई गई है।
और उस अर्थ के पास ही वो पैराडाइज, वो ईडन गार्डन है। तो वो अर्थ के बताते हैं कि भाई अर्थ कहाँ है, और उस अर्थ के लिए ये कह के जाएगा ये जो आपका सैटर्न है, अपने इन दोनों बच्चों से कहेगा कि भाई तुम्हें यहां से लेके वहां तक ब्रिज बनाना है एक। सैटर्न ऑर्डर करता है सिन को, डेथ को, टू मेक ए ब्रिज फ्रॉम हेल टू अर्थ। तुम्हें एक ब्रिज बनाना है सो दैट ऑल इविल्स कैन ट्रेवल टू टेम्प्ट मोर्टल्स, ताकि बुराइयां नर्क से भाई ऐसा ना नर्क, अब एक नर्क होगा, नर्क में देखो, अब आप यहाँ आज के टाइम की तुलना करो, देखो क्या बातें चल रही है कि भाई नर्क का कोई रास्ता नहीं है अर्थ तक जाने का। तो सैटर्न किससे कहता है? सिन से और डेथ से कि भाई आप एक काम करो, एक रास्ता, एक ब्रिज बनाओ, ताकि यहाँ की पब्लिक वहां जा सके। और यहाँ कौन है? यहाँ सारे डेविल्स है, शैतान। अब इन शैतानों में जैसे सिन पाप हो गया, डेथ मौत हो गई, ऐसे ही उसमें अलग अलग तरीके के पाप है। जैसे ग्रीड होगा, लालच, वो किसी एक डेविल का नाम होगा। ग्रीड माने लालच होता है ना, तो वो लालच हो सकता है, मतलब जितने भी गलत काम, झूठ, लायर, तो लाई, झूठ बोलना, वो होगा। तो ये सब यहाँ ब्रिज पे से चल चल के पृथ्वी पहुंचेंगे। और फिर ये पृथ्वी से जो वहां के ह्यूमन बीइंग होंगे उन्हें अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करके सबको हेल लेकर आएंगे। और यही हो रहा है, ऐसे बहुत सारे डेविल हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और हेवन से बहुत सारे आर्क एंजल भी घूम रहे हैं। तो हमारा काम क्या है कि हमें इन शैतानी आत्माओं से बचना चाहिए। और जो गॉड के जो एंजल्स हैं जो हमें हेवन की तरफ को ले जाते हैं, उसमें क्या है? ट्रुथ है, सच्चाई है, ठीक है ना, पुण्य के काम है, वर्च्यू है। तो उसके उल्टे होंगे ना, बिल्कुल वे है। लेकिन इंसान कर क्या रहा है अब यहाँ पे? किसी इसका डेथ, जो डेविल्स है, किसी का नाम लीकर हो सकता है, शराब, वाइन, वो भी तो एक नर्क के द्वार की तरफ को ही ले जाना है। लस्ट भी है, तो लस्ट भी उधर को ले जाना। और ये एनिमिटी, जीलियसी, ये जो वर्ड है ना, ये सारे डेविल्स हैं। ये क्या करते हैं कि ये उसने कहा सैटर्न ने, भाई एक रास्ता बनाओ ताकि सब ये जाए और वहां पर अर्थ पे जाए, और अर्थ पे से ह्यूमन बीइंग्स जो होंगे तो उन्हें सबको शैतान मतलब इसमें हेल की तरफ को लेकर आए। और वो चीजें आज चल रही है। तो ये दो जगह है, एक हेवन है, एक हेल है, और इनके सबके दूत है, सबके एजेंट है। हमें ये देखना होता है कि हमें किसके साथ चलना है। सैटर्न ऑर्डर करता है सिन को, डेथ को, कि एक ब्रिज बनाया जाए हेल से अर्थ, ताकि जो इविल्स है, जो बुराइयां हैं, वे सब ट्रेवलिंग हो, और हम जा जाके ये सारी चीजें टेम्प्ट करें, ललचाएं मोर्टल्स को, नश्वर जो मैन है, जो आगे चल के बनेंगे अब, ठीक है। तो इंसानों को जा करके ललचा के लाए। फिर बुक थर्ड स्टार्ट होती है। तो बुक फर्स्ट और सेकंड में हमने एक चीज देखी, फर्स्ट बुक में पेंडिमोनियम बनाया गया, स्पीच हुई, विचार रखा गया कैसे लड़ाई जीती जाएगी, और गोड पे एक तरीके से बेल्जिबब की बात को सबने समर्थन करा कि भाई आप एक काम करो, न्यू वर्ल्ड जो है उसे डिमोलिश करो, उसमें कहीं ना कहीं उसका डाउनफॉल कर दो, उसे बेकार कर दो, डेस्ट्रॉय कर दो। जब ये सारी चीजें हुई तो सैटर्न वहां से निकलता है, और सेकंड बुक में सैटर्न इससे निकल जाता है, हेल से, और सिन और डेथ की मदद से और कॉइस की मदद से वो अर्थ की तरफ को चल पड़ा है। अब वो थर्ड बुक आती है, और एक बात हमें पता है, फोर्थ बुक में एडम और ईव का जिक्र होगा। मतलब फोर्थ बुक में ये कुछ ऐसे पॉइंट बिल्कुल माइंड में आपको रख लेने चाहिए। थर्ड बुक में जो जिक्र होता है वो, अब यहाँ पे हम हेवन में जिक्र, मतलब फर्स्ट और सेकंड में हेल में क्या चल रहा है सैटर्न का, वो चलेगा। थर्ड में गॉड और गॉड का जो बेटा है वे बैठ के बात करते रहेंगे, जो थर्ड बुक है, कि भाई कैसे आगे के लिए वो बताएगा कि कहीं ना कहीं अब हमारे पृथ्वी जो है, मतलब ह्यूमन बीइंग जो है, ये करप्ट होंगे, मोर्टल बनेंगे, नस्वर्ता फैलेगी। और क्योंकि गॉड को तो आगे का सब पता है, तो वो अपने बेटे को कहता है किसी ना किसी को धरती पे जन्म लेना पड़ेगा। तो वो खुद वो ही लेगा जन्म, जीसस क्राइस्ट के रूप में। तो अब ये वाली बात अब गॉड बैठा हुआ कर रहा है अपने बेटे से। तो वो थर्ड बुक में। फोर्थ में एडम और ईव से का जिक्र होगा, या वे मेंशन किए जाएंगे, वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। इसका मतलब सैटर्न वहां पहुंच जाएगा, और जब सैटर्न उन्हें देखेगा फर्स्ट टाइम बात करते हुए, तो वो फोर्थ बुक होगी। और ये तो मतलब चार बुक तक आपको ऐसे भी ध्यान रख लेना, फर्स्ट बुक में ये है, सेकंड में ये, एक अलग अलग से आप अपना नोट नोट डाउन कर लेना, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे एकदम ध्यान नहीं रहता, तो अपना हेडिंग बना लेना। देर इज ए सीन ऑफ हेवन, यहाँ थर्ड बुक में हेवन का सीन है, वेयर गॉड हैज बीन वॉचिंग ऑल ऑफ द इवेंट्स इन हेल। हेल में क्या क्या चल रहा है, गॉड तो सब कुछ देख ही रहा है अपने बेटे के साथ, जो बैठा हुआ था उसके राइट हैंड पर।
एक बार नेट में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, फ्रंट पे बैठा हुआ था, लेफ्ट हैंड पे बैठा हुआ था, राइट हैंड पे था, बैक साइड में था, उसका बेटा कहाँ बैठा हुआ था, बुक थर्ड और पैराडाइज लॉस्ट में। तो राइट हैंड पे बैठा हुआ था और बेटे का नाम है जीसस क्राइस्ट, सन ऑफ गॉड के नाम से ही। खैर यहाँ पे इस बुक में तो मिल्टन ने ऐसे ही जिक्र करा है। द गॉड सीज एवरीथिंग पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। गॉड सारी चीजों को देख रहा था, क्या क्या होने वाला है, क्या हो गया। गॉड कहता है अपने बेटे से दैट अ सुटेबल सेक्रीफाइस मस्ट बी मेड। एक सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और वो सेक्रीफाइस वही था जो जीसस क्राइस्ट सूली पे लटके थे, वो है वो सेक्रीफाइस। तो यही गॉड ने बोल दिया था कि भाई एक सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। समवन वर्दी, कोई योग्य व्यक्ति को, मस्ट ऑफर टू डाई, उसे मरना पड़ेगा, टू पे फॉर मैन सिन, मैन के पाप को चुकाने के लिए। और वो पाप किसने करा था? एडम और ईव ने, कि इस पाप की पूर्ति के लिए। इसका मतलब गॉड नोज ईच एंड एवरीथिंग व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर आल्सो। तो वो सब कुछ जो है वो हटा नहीं सकता, लेकिन जो लिख गया वो होगा ही। तो गॉड को पता था। तो ये चीजें होगी, तो एक इंसान को अपनी जान की बलि देनी पड़ेगी, और एक वर्दी पर्सन को इस तरीके से ही करना पड़ेगा। तो उसका बेटा उस चीज के लिए राजी हो जाता है। सैटर्न लैंड्स ऑन अर्थ इन माउंट निफेट्स। अब वो माउंट निफेट जो आज चाइना में है, एक पर्वत है, वहां पर सैटर्न लैंड करता है, पृथ्वी पर आ जाता है सैटर्न। फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से सैटर्न सीज हाई रीचिंग स्ट्रक्चर, एक बड़ा ऊंचा सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसे काफी दूर। एनोर्मस होता है, बहुत बड़ा। किंगली गेट्स, बड़े राजाओं जैसे गेट थे स्काई में, विद स्टेयर्स, सीढ़ियां लगी हुई थी, लीडिंग ऑल द वे टू अर्थ, और सारे रास्ते तक, पृथ्वी तक रास्ते तक ऐसे ऐसे सीढ़ियां लगी हुई थी। तो अब वो गेट वो बड़ा सा दिखाई दे गया, ईडन गार्डन अब इसे पृथ्वी से। तो फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से सैटर्न को एक हाई रीचिंग स्ट्रक्चर दिखाई दे देता है, मतलब ईडन गार्डन दिखाई देता है उसे डिस्टेंस पर। बहुत एक किंगली राजाओं वाले गेट, मतलब बड़े बड़े गेट आकाश में, और जिसमें सीढ़ी बनी हुई थी अर्थ से लेकर के ईडन गार्डन तक की, वो सब उसे दिखती है। सैटर्न मीट्स एन एंजल, अब वो वहां पहुंचता है उस गेट पर, लेकिन उस गेट पे पहरा, जैसे सिन एंड डेथ पहरा वॉचिंग कर रहे थे, कहां पर? जो आपके हेल के गेट थे, 9 गेट्स पर ये दोनों वॉच कर रहे थे। और सैटर्न एक एंजल से मिलता है, यूरियल नाम है उसका। ये एंजल है किसका? गॉड का। और ये पहरा दे रहा है ईडन गार्डन का, उसके गेट का। एंड चेंजेस हिमसेल्फ टू ए चेरब। चेरब भी एंजल ही होता है, मतलब एक देवदूत। सैटर्न अपना जो उसका सैटर्न वाला जो भेष था ना, उसे बदल के एक चेरब वाला, एक देवदूत वाला, एंजल वाला रूप धारण कर लेता है, इसे चकमा देने के लिए यूरियल को। वहां पे बहुत सारे एंजल घूमते रहते, तो वो भी एक एंजल का रूप धारण कर लेते, लेकिन यूरियल को थोड़ा सा शक हो जाता है उस पे, और वो फिर गैब्रियल से कहेगा इस बात को। फिलहाल वो रूप धारण करके एक एंजल का, और उस गेट से एंट्री कर जाता है ईडन गार्डन। बुक फोर्थ आ गई। और बुक फोर्थ में मैंने आपको बताया था, ईडन गार्डन के अंदर ये उन्हें एडम और ईव को बात करते हुए देखेगा। ये भी देखेगा कि ये दोनों के दोनों विदाउट क्लॉथ्स है, और इन्हें शर्म भी नहीं आ रही है। इसका मतलब उन्हें अभाव है, लैक ऑफ नॉलेज है। अब वे अज्ञानी है, मतलब जैसे जानवर होते हैं ना, इसी तरीके से है। जैसे जानवर भी कोई कपड़े तो पहनते नहीं है, ऐसे ही तो फिरते रहते हैं। जिस दिन कोई जानवर भी उस फल को खा ले, तो उन्हें ज्ञान आ जाएगा, और जिस दिन नॉलेज आ जाएगी, अब वे हर चीज को सोचने लगेंगे। और वो काम इन दोनों ने बाद में किया था। तो बुक फोर्थ स्टार्ट होती है। यूरियल नोटिस करता है कि दैट सैटर्न इज नॉट ए चेरब। उसे लगा कि यार ये सैटर्न चेरब तो नहीं है, मतलब अब तो सैटर्न तो पता नहीं है कौन है, लेकिन ये एक वो नहीं है मतलब एंजल नहीं है। फ्रॉम हिज फेशियल एक्सप्रेशन से उसे लगने लगा था, शक हो गया उसे, लेकिन तब तक वो चला गया था। सैटर्न सैटर्न पहुंच जाता है, गार्डन ऑफ ईडन पे पहुंच जाता है। सराउंडेड था जो चारों तरफ से एक ग्रेट थिक वॉल से घिरा हुआ था, मतलब चारों तरफ एक मोटी दीवार थी, पूरे ईडन गार्डन के चारों तरफ। और वहां पर वो पहुंच जाता है। He sees there the tallest tree, tree of life, and next to it is forbidden tree of knowledge. वो देखता है वहां पर एक बहुत लंबा वृक्ष है, पेड़ है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ट्री ऑफ लाइफ, इसी पर ही आएगा ये, बाद में इस पे ही बैठेगा। तो ट्री ऑफ लाइफ के नाम से जाना जाता है, टॉलेस्ट ट्री है वहां पर, एक पेड़ है, और जिसे ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है। एंड नेक्स्ट टू इट इज फॉरबिडन ट्री ऑफ नॉलेज। और वो फॉरबिडन ट्री एप्पल वाला वो उसके आगे ही था बिल्कुल। तो वो वहां भी पहुंचता है।
ही सिट्स ऑन द ट्री ऑफ लाइफ। ये क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा वृक्ष था जिस पर जाकर के बैठ गया था सैटर्न। तो सैटर्न जाके बैठता है ट्री ऑफ लाइफ पर। हाईएस्ट इन द गार्डन में सबसे ऊंचा था वो। इन द शेप ऑफ, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस वृक्ष की जो ट्री ऑफ लाइफ है और जो सबसे ऊंचा है वो किस शेप का बना हुआ था। तो वो शेप थी उसकी कोरमोरेंट। कोरमोरेंट जो होता है ना, एक जल पक्षी है। एक कौवा जो होता है, एक तो नॉर्मल आपने देखा एक जल का कौवा होता है। तो कौवे की तरह जो क्रो होता है ना, क्रो ऑफ वाटर, वाटर का क्रो, उसकी तरह उसकी शेप थी उस वृक्ष की। और वो बहुत ऊंचा था और एक बहुत मतलब बहुत ही हाईएस्ट था। उसी के बराबर में वो एप्पल वाला था। और जाकर के ये उस वृक्ष पे बैठ जाता है सैटर्न। सैटर्न नोटिस करता है टू क्रिएचर्स। इसने फ्रॉग, एक मेंढक का रूप भी धारण कर लिया था। वो नोटिस करता है, दो प्राणी को देखता है, इरेक्टेड, सीधे, अमोंग द अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों के बीच में इरेक्टेड थे, खड़े थे सीधे। क्योंकि वो दो प्राणी ऐसे देखता है, ऐसे सीधे नहीं खड़ा होता ना भाई। तो वो पक्षी देखेगा या जानवर देखेगा? जानवर सब ऐसे अपने चार टांगों पे इस तरीके से मिलेंगे, पक्षी भी ऐसे बैठे हुए मिलेंगे। सीधे खड़ा हुआ तो कोई नहीं मिलता। तो वो, वे दोनों सीधे दो टांगों पे खड़े थे। तो वो इरेक्टेड, खड़े हुए देखता है, अमोंग द अदर एनिमल्स के। दे वॉक, वे चल रहे थे, नेक्ड थे बिल्कुल, विदाउट क्लॉथ्स थे, विदाउट सेम थे, एंड वर्क प्लीजेंटली, और बड़े आनंद से, प्लीजेंटली, बड़े आनंद तरीके से काम कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, चल रहे थे इन द गार्डन ऑफ ईडन। ईडन गार्डन में इस तरीके से घूम रहे थे। देयर वॉज नो सेम, कोई सेम नहीं थी, शर्मिंदगी नहीं थी, और इस तरीके से बड़े मतलब एंजॉय से और इस तरह से घूम रहे थे। उन्हें किसी चीज से ना कोई कपड़े थे उन पे, ना कुछ। द इरेक्ट क्रिएचर्स आर एडम एंड ईव। जो वे सीधे खड़े वाले जो क्रिएचर थे ना, वे कौन थे? वे एडम और ईव थे। तो ये तो हमें पता ही है। एडम टेल्स ईव, एडम ईव को बताता है। ये बात ये सुन लेता है, भाई देखो वही टाइम इसके जाने का, वही पता लगना फिर कि भाई तुम्हें वो फॉरबिडन ट्री से जो है मतलब वो फल नहीं खाना है। और ये बात सुन लेता है। अब इसके दिमाग में यही बैठ जाता है सैटर्न के कि भाई यही एक तरीका है, इसे खिला दो इस फ्रूट को। एडम ईव को बताता है अबाउट गॉड ब्लेसिंग्स के बारे में, कि भगवान के आशीर्वाद के बारे में। और उससे ये भी कहता है कि नॉट टू ईट द फ्रूट ऑफ नॉलेज ट्री, इस नॉलेज ट्री के फ्रूट को बिल्कुल कभी खा मत लेना। और ये बात वो सुन लेता है, पेड़ पे बैठा हुआ जो सैटर्न था। और इसी चीज को बस उसके दिमाग में बैठ जाता है कि ये मुझे खिलाना ही है, ऐसे। यूरियल कम्स टू आर्कएंजल गैब्रियल। यूरियल जो है वो आर्कएंजल गैब्रियल जो है उसके पास आता है। वो यूरियल को शक हो गया था ना कि भाई ये मुझे एंजल सा नहीं लगता। वो गैब्रियल का क्या रोल था, मैंने आपको बताया था। वो हेवन से लेके, जहां गॉड है, वहां से लेके ईडन गार्डन तक जो रास्ता है उसकी पहरेदारी करता है। और वैसे भी ये मतलब उसका सेनापति टाइप में है, लड़ाई में भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है। जो युद्ध हुआ था उसमें गैब्रियल का बड़ा रोल था। तो गैब्रियल जो है आर्क एंजल, आर्क लगा दिया किसी से पहले, तो आर्क बड़ा एंजल, मतलब ये कैबिनेट मिनिस्टर हो गए एक तरीके से। यूरियल कम्स टू आर्क एंजल, गैब्रियल के पास आता है एट द गेट ऑफ ईडन, के गेट पर, एंड टेल्स हिम अबाउट द शेप ऑफ चेंजिंग स्पिरिट। और उसकी शेप बताता है कि मैंने अभी एक स्पिरिट देखी और वो ऐसी शेप की थी, मतलब वो सब बताता है। गैब्रियल तुरंत शक हो जाता है उसे, और वो भेजता है अपनी सर्च पार्टी को। सबके वे है नीचे सर्वेंट, कि जाओ वे जाओ, ढूंढ के लाओ इसे। इन टू द गार्डन में सर्च पार्टी से मतलब ये है कि कुछ व्यक्तियों को या कुछ एंजल्स को, छोटे छोटे को उन्हें भेजता है। टू ऑफ हिज एंजल्स फाइंड सैटर्न, उनमें से दो एंजल सैटर्न को ढूंढ लेते हैं। डिसगाइज्ड एज टोड, जो डिसगाइज था, भेष में था, टोड बन गया था, मेंढक बन गया था। विस्परिंग, और देख लेते हैं उसे कि वो एक टोड बन के विस्परिंग कर रहा था कान में ईव के, वैन सी स्लिप्स। ईव सोई पड़ी थी और वो कुछ कान में बोल रहा था। और जो वो बोला था ना उसने एप्पल के ट्री के बारे में, जब ये ईव उठेगी तो ये एडम से कहेगी मुझे कुछ सपना दिखाई दिया। वो सपना सोचेगी उसे, लेकिन बोल वो रहा था। और ये कहेगी कि मुझे कुछ ये जो नॉलेज वाला ट्री है, ये पेड़ है, इसके बारे में जब यहां बात आई तुरंत मेरा सपना टूट गया। क्योंकि वो सपना नहीं था, वो हकीकत थी। वो बोल रहा था, वो सुन रही थी। और बीच में ये इसने देखा कि दो व्यक्तियों ने इसे पकड़ लिया, एक तरह से एंजिल आ गए। तो ये वहां से निकला और इसे इस तरीके से पकड़ा गया था। तो वो बाद में बताएगी उठ करके उस सपने के बारे में। सैटन इज ब्रोट, सैटन को लाया जाता है सामने, गैब्रियल के सामने ले आए, वे दोनों पकड़ के।
बाय द टू एंजल्स एंड सैटर्न प्रिपेयर्स टू फाइट हिम। अब सैटर्न तो लड़ने के लिए, भाई सैटर्न तो अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली मानता है, सोचता है मैं गैब्रियल से लड़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुरंत उसे आकाश में कुछ ऐसे चिन्ह से दिखाई देते हैं, और वो सोचता है कि गॉड को इसका मतलब हमारे बारे में पता लग रहा, तो वो वहां से भाग जाता है। फिर देयर फाइट इज स्टॉप्ड, उनकी फाइट होने ही वाली थी लेकिन वो रुक गई, जब वो देखते हैं कि एक साइन फ्रॉम हेवन में कुछ दिखाई देता है। क्या? अपीयरेंस इन द स्काई ऑफ ए पेयर ऑफ गोल्डन स्केल्स, एक सोने की जो तराजू होती है उसकी आकृति दिखाई देती है आकाश में। उसे देख करके ये दोनों रुक जाते हैं, और ये समझ जाता है सैटर्न कि ये गॉड की कुछ चाल है, इसका तो गॉड को मेरे बारे में पता लग गया। तो वो तुरंत फिर वहां से सब कुछ छोड़ के भाग जाता है। फिर बाद में आएगा 7 दिन बाद, सैटर्न रिकॉग्नाइज कर लेता है उस साइन को, उस जो दिखाई दे रहा था वो, मीनिंग उसे ऐसे मान लेता है एज ही कुड नॉट विन एंड फ्लाई, क्या वो जीत नहीं सकता, उसे लग जाता है, और फ्लाई ओज भाग जाता है वहां से। तो ये भाग गया। जब मतलब एक तरीके से आपको फोर्थ बुक ऐसे ध्यान देनी है कि यूरियल मतलब एंट्री करेगा सैटर्न, और जैसे ही बुक फोर्थ खत्म होगी तो वो वहां से चला भी जाएगा। तो फोर्थ बुक में ये तो याद रहेगा ही आपके कि एडम और ईव से सबसे पहली बार वहां होंगे, और वे सबसे पहले कब दिखते हैं, जब सैटर्न उनकी बात सुनता है। तो वो आपको फोर्थ बुक याद आ जाएगी। और फोर्थ बुक का एंड सैटर्न का भाग जाना गैब्रियल को छोड़ करके तब होता है। अब बुक आती है फिफ्थ। तो फिफ्थ बुक है, दोबारा फिर आएगा ये, एडम अवेक्स विद ए पीसफुल स्लीप। एडम जागता है पीसफुल स्लीप से। भाई एडम भी जाग गया, ईव अब उसे बताएगी। ईव उसे एक्सप्लेन करती है अपने ड्रीम को, जिसमें वो सुनती है एक आवाज और फॉलो करती है उसे, फॉलोज इट टू द ट्री ऑफ नॉलेज। वो कहती है कि मैंने एक आवाज सुनी, उस वो मुझे कुछ, मैंने ऐसे ऐसे सुना, और वो आवाज वहां तक मैंने फॉलो करी जब उसने ट्री ऑफ नॉलेज की बात करी। उसके बाद फिर मुझे वो आवाज सुननी नहीं है, मतलब मुझे सुनाई नहीं दी मुझे। और ये इससे पूछती भी है ट्री ऑफ नॉलेज के बारे में कि अरे ये किस चीज का है, मतलब उसकी जिज्ञासा सी होती है एडम से। एडम फिर इसे टोक देता है। इन हेवन गॉड कॉल्स आर्क एंजल रा। अब ये बात तो गॉड को तो पता ही है, तो वो तो चला ही गया, फोर्थ बुक में लास्ट में चला जाता है सैटर्न, बाद में आएगा। अब ईव ने अब सपना बताया एडम को, और अब गॉड को भी पता लग गया कि भाई ऐसे ऐसे ये आया था। अब वो राफेल को भेजेगा कि जाके इसे समझाओ, एडम को जाके बताओ कि भाई उसे खाना ले किसी भी तरीके से, और इसे सैटर्न के बारे में बताओ कि उससे सावधान रहे। तो अब राफेल आएगा, और यहां पर वो बताएगा, वो पुरानी कहानी भी बताएगा सैटर्न की, और वो युद्ध के बारे में, जो हमें उस युद्ध के बारे में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, वो यहां पता लगता है। अब अभी आएगा हेवन में गॉड आर्कएंजल राफेल। राफेल के बारे में मैंने आपको बताया था कि सबसे पोलाइट, सबसे फ्रेंडली नेचर वाला, और बहुत ज्यादा ज्यादा सोशलिस्ट, सामाजिक सामाजिक जो बहुत ही सोशल पर्सन जो है, वो यही है राफेल। तो गॉड उसे बुलाता है, उसे ऑर्डर देता है कि जाओ और एडम और ईव को वार्न करके आओ कि वो सैटर्न से दूर रहे। अब राफेल आ जाता है, डिस्क्राइब करता है अबाउट द थिंग्स विच वर क्रिएटेड ऑन अर्थ बाय गॉड। गॉड ने जो अर्थ पर क्रिएट करी ये चीजें बनाई है उनके बारे में सब कुछ बताता है। द हाईएस्ट सब्सटेंस इज स्पिरिट विच गॉड पुट इनटू ह्यूमन काइंड। जो सबसे उच्च चीज है, सब्सटेंस होता है कोई भी तत्व, जो सबसे ऊंचा तत्व या चीज है वो है आत्मा। गॉड ने सबसे जो उच्च महान चीज है वो आत्मा है, जिसे गॉड ने रखा है ह्यूमन काइंड मतलब मानव के अंदर, एडम और ईव में रखा है। तो ये वाली बात राफेल डिस्क्राइब करता है, एडम के पास आ जाता है। अब बिलो ह्यूमन, ह्यूमन से नीचे आर एनिमल्स, वो कहता है भाई जानवर है, विच हैव नो स्पिरिट, उनके अंदर कोई ऐसी आत्मा नहीं है। और फिर इन जानवरों को फॉलो करते हैं, मतलब इनके पीछे है प्लांट्स, और फिर है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। इनएनिमेट होते हैं निर्जीव चीजें, जैसे पहाड़ नदियां वदियां, ये तो इनएनिमेट थिंग्स है। तो वो उसने बताया आकर के एडम और ईव को कि भाई सबसे उच्च चीज जो गॉड ने बनाई है वो है स्पिरिट, और वो स्पिरिट डाली है ह्यूमन में, मतलब तुम्हारे अंदर दोनों की। और इस इसके ह्यूमन के बाद में है एनिमल, और एनिमल के बाद में है प्लांट्स, और प्लांट्स के बाद में है इनएनिमेट थिंग्स। तो ये सारी चीजें बनाई है गॉड ने, और सबसे उच्च बनाया है तुम्हें। While God's announcement pleased most of the angels, but among them, अब ये वाली बात भी बताता है ये इसे एडम को
ईव चली जाती है, एडम को ही फिर सारी बातें बताता है राफेल। कहता है जब गॉड ने अनाउंसमेंट करा, गॉड ने जब सबको बताया, तो प्लीज्ड मोस्ट ऑफ द एंजल्स, जब अनाउंसमेंट करता है कि भाई मैंने ऐसे ऐसे चीजें बनाई है, तो सारे ही एंजल बड़े खुश हुए। मोस्ट ऑफ द, अधिकांशतः एंजल। अब ये वो वाली बात बता रहा है जब लूसीफर भी वहीं था, सैटर्न, तो सारे एंजल खुश हुए। बट अमोंग देम, लेकिन उन सारे एंजल के बीच में वन वाज एंग्री, एक ना था। सो ही लॉस्ट हिज हेवनली नेम एंड नाउ कॉल्ड सैटर्न। इसलिए उसने अपना वो हेवन वाला नेम लॉस्ट कर दिया, अपने उस एंग्रीनेस की वजह से, और अब उसे सैटर्न के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से परिचय कराया उसने सैटर्न का, क्योंकि राफेल को सैटर्न के बारे में बताना था एडम को, इसीलिए वो यहाँ आया था। उसने बताया, अरे गॉड ने सारी चीजें बनाई, सबसे ऊंचा स्पिरिट बनाई जो ह्यूमन बीइंग में डाले, फिर एनिमल्स है, फिर ये है, फिर ये है। और जब गॉड ने इस बात का अनाउंसमेंट करा, तो सारे सब जीव जंतु, सारे एंजल खुश थे, लेकिन एक व्यक्ति जो था वो बड़ा परेशान था। और उसके बारे में बताया कि वो लूसीफर के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब वो सैटर्न के नाम से जाना जाता है। सैटर्न इरेक्टेड हिज ओन थ्रोन इन हेवन एंड टोल्ड हिज फॉलोअर्स दैट दे शुड नॉट अलाउ देमसेल्व्स टू बी अनजस्टली रूल्ड। सैटर्न ने अपना थ्रोन अलग इरेक्ट कर दिया, इरेक्ट माने बना देना, खड़ा कर देना, अपना सिंहासन बनाया हेवन में, स्वर्ग में। सैटर्न अपने आप को राजा घोषित कर दिया, और अपने फॉलोअर्स, जो उसके साथी, जो उसकी बात को मानने वाले थे, उन्हें बताया दैट दे शुड नॉट अलाउ देमसेल्व्स टू बी अनजस्टली रूल्ड, कि वे अब उन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा, तुम्हें अनजस्टली रूल्ड नहीं किया जाएगा, अन्याय से तुम्हारे ऊपर शासन नहीं किया जाएगा, तुम मेरी शरण में हो जाओ। तो ये बात बताता है कि देखो उसने कितना बुरा करा, उसका क्या अंजाम हुआ वो भी बताएगा, कि उसने अपना एक अलग ही सिंहासन बना लिया और अपने फॉलोअर से कहा मुझे फॉलो करो, तो तुम्हारे ऊपर कोई अनजस्टली रूल्ड नहीं करेगा, मतलब अन्याय नहीं होगा तुम्हारे साथ कभी भी। वन ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ सैटर्न का एक फॉलोवर ऐसा भी था जो डिसएग्रीड, वो डिसएग्री था, मतलब उसे बात सही नहीं लगी, उसका नाम था एबडियल। और एबडियल को नहीं लगी, वो फिर चेंज कर देता है पार्टी, और वो चला जाता है गॉड की तरफ। एबडियल रिटर्न्स टू गॉड साइड, वो गॉड की तरफ चला जाता है, पहले सैटर्न की तरफ आया था, फिर वो गॉड की तरफ हो जाता है। तो ये बात वो बताता है 5 नंबर में। आपको ध्यान रखना है, बुक 5 और बुक 6, इसमें राफेल की ही बात चलेगी, जो वो एडम को समझाने के लिए आया है। तो अब हमें पता लगा पहली बुक जो थी हमारी, उसमें क्या था, उसमें सैटर्न लेटा हुआ है, पेंडिमोनियम को बना दिया। सेकंड बुक में सबने कहा कि जाओ और बेल्जिबब की तरफ, बेल्जिबब ने स्टार्टिंग करी, प्लान बनाया कि जो न्यू क्रिएशन है, जो न्यू वर्ल्ड है, उसे करप्ट कर दो, ईडन गार्डन को, और सैटर्न वहां से चल देता है। थर्ड बुक में सैटर्न वहां से निकलता है, और वो रास्ते में डेथ से और उससे वो करके, और चलता है वहां से। और थर्ड बुक में फिर स्टार्टिंग दिखाई जाती है कि किस तरीके से हेवन में गॉड और गॉड का जो बेटा है वे बात करते हैं कि भाई किसी ना किसी को सेक्रीफाइस तो देना पड़ेगा, और सैटर्न भी वहां से निकल करके आगे को बढ़ जाता है अर्थ की तरफ को। फोर्थ बुक में सैटर्न जो अर्थ पे गया, उसे दिखाई देता है वो महल, कि भाई वो ईडन गार्डन दिखाई दे जाता है, और वो यूरियल को चकमा देके पहुंच जाता है, और एडम और ईव से मिलता है, मतलब देखता है उन्हें, उन्हें बात करते हुए सुनता है, और ईव के कान में फुसफुसाता है, सामना गैब्रियल से होता है, भाग जाता है वहां से। ये फोर्थ बुक। फिफ्थ में, सिक्स में, अब यहाँ पर राफेल से को बुलाता है गॉड की, भाई जाओ इन्हें समझाओ, नहीं तो ये तो बहुत ही गलत काम करने वाले हैं। और वो फिफ्थ बुक होती है, राफेल आ जाता है और एडम को समझा रहा है। अब बात है सिक्स की, वही वहीं से चलती है। राफेल एडम को बताता है कि गॉड ने अपॉइंट करा हुआ है गैब्रियल को, माइकल को, ये सब लीडर है हेवंस की आर्मी, मतलब भगवान की जो आर्मी है, उसमें गैब्रियल, माइकल, ऐसे बड़े बड़े जनरल है, लीडर है, और जो उसने अपॉइंट करे थे युद्ध के लिए, क्योंकि युद्ध हुआ था। द बैटल बिगिंस बिटवीन सैटर्न एंड गॉड, ये सारी बात बता रहा है एडम को। कौन बताता है? राफेल आकर के। क्यों बताता है? उसके बताने का यही था, वो बताएगा कि सैटर्न जो है वो अपना बदला लेने आएगा, तुम्हें बहकाने लगे तो तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना है। द बैटल बिगिंस बिटवीन सैटर्न एंड गॉड, के बीच में बैटल हो जाता है। ये बात हमें यहां पता लगती है। गॉड डिसाइड कर लेते हैं कि देयर विल बी नो फाइटिंग ऑन द थर्ड, तीसरे दिन फाइटिंग नहीं होगी, 3 दिन चलता है। और वो उन्होंने कहा दैट वॉर मस्ट नाउ बी एंड,
और वॉर का उन्होंने एंड कर दिया और उन सबको फेंक दिया पाताल में नीचे। राफेल वॉर्न करता है एडम को कि सैटर्न हैज बिगन ए प्लॉट, वो प्लॉट बना रहा है, मतलब कोई योजना बना रहा है, फॉर द डूम ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति का डूम, पतन करने के लिए, विनाश करने के लिए वो योजना बना रहा है। इसका मतलब मैनकाइंड कौन है? तुम हो, तो तुम कुछ गलत मत कर देना। राफेल ये भी एक्सप्लेन करता है एडम को कि दे मस्ट फियर सैटर्न, सैटर्न से डरना, तुम्हें सैटर्न से डरना चाहिए, वो तुम्हारे साथ गलत ना कर दे। एंड मस्ट नॉट यील्ड टू हिज इविल प्लॉट, उसके जो वो बुरा प्लॉट रच रहा है ना, जो योजना बना रहा है, उसके चुंगल में मत फंस जाना। यील्ड होता था घुटने टेक देना, उसकी बातों पे सामने टिक मत जाना। ये सारी बातें राफेल, तो 5 नंबर 6 नंबर पे राफेल एडम को समझा रहा है। सेवंथ बुक आती है, मिल्टन आस्क यूरेनिया। सेवंथ बुक में यूरेनिया का फिर जिक्र है। मैंने आपको बताया था मिल्टन 3 बार यूरेनिया का जिक्र करता है इस पूरी पैराडाइज लोस्ट में। एक बार स्टार्टिंग में है, एक बार यहाँ है। मिल्टन ने यूरेनिया से कहता है टू एंश्योर हिज सेफ ट्रांजिशन फ्रॉम रिलेटिंग द स्टोरी ऑफ वॉर इन हेवन बैक टू राफेल एंड एडम्स कन्वर्सेशन ऑन अर्थ। वो सारी बात जो अब तक हुई है ना, उनके बारे में कह रहा है यूरेनिया से, टू एंश्योर हिज सेफ ट्रांजिशन। इंश्योर करना, मतलब इंश्योर करना होता है पक्का करना। मेरी हिज सेफ कह रहा है, मेरी सुरक्षित ट्रांजिशन होता है कि जो मैं इधर से उधर चेंजिंग कर रहा हूं, इसे मेरी जर्नी को सेव करना, मतलब जो मैं लिख रहा हूं ना, इसे सुरक्षित करना। फ्रॉम रिलेटिंग द स्टोरी ऑफ वॉर, कहाँ से स्टार्टिंग करिए? जहां से वॉर की स्टोरी रिलेट करिए, मैंने बताई है। इन हेवन में वॉर हुआ, बैक टू राफेल पे, एंड एडम्स कन्वर्सेशन ऑन अर्थ। ये सारी बातें जो मतलब स्टोरी इधर से इधर मैं ट्रांजिशन कर रहा हूँ, इधर से उधर मेरी स्टोरी हो रही है ना, इन सारी स्टोरी को सेव करना, इंश्योर कर देना, इन्हें बिल्कुल विश्वास वाली बना देना, ये यूरेनिया फिर उससे प्रार्थना करता है। अब तक की जो कहानी है, Adam then asked about his creation and creation of new world, for which Raphael replies politely. Adam फिर पूछता है about his creation, अपनी क्रिएशन के बारे में पूछता है, मतलब मैं जो बनाऊं, एडम अपने लिए पूछता है उससे, राफेल से। इसका मतलब राफेल अभी भी वही, मतलब 5th नंबर पे भी, 6 पे भी और 7th, तीनों बुक में राफेल और एडम वाला ही चल रहा है। बीच में बस यूरेनिया का जिक्र कर दिया मिल्टन ने कि भाई मेरी जो ये मैं इधर से उधर अपनी बातों को घुमा रहा हूं ना, इसे इंश्योर करना। एडम पूछता है उससे अपनी क्रिएशन के बारे में, एंड क्रिएशन ऑफ द न्यू वर्ल्ड, नए संसार की क्रिएशन, फॉर विच राफेल रिप्लाइज पोलाइटली। नहीं, हिज यहाँ पे गॉड के लिए आया, सॉरी। एडम कहता है राफेल से कि भाई जो गॉड ने क्रिएशन बनाई है उसके बारे में बताओ, क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड, जो नया संसार बनाया है। फॉर विच राफेल रिप्लाइज पोलाइटली, क्या जवाब देता है? वो कहता है गॉड डिसाइडेड टू क्रिएट अर्थ एंड ह्यूमंस। अब नेक्स्ट जो गॉड का प्लान भी है, जिसे वो अपने बेटे को बता भी रहा था, कि राफेल रिप्लाइज करता है कि गॉड ने डिसाइड करा है कि वो पृथ्वी को बनाएगा, क्रिएट अर्थ, और ह्यूमंस, मानव बनाएगा, विद द आइडिया दैट अर्थ एंड हेवन विल इवेंचुअली बी ज्वाइंट टुगेदर। और अर्थ को और हेवन को इवेंचुअली, घटना अनुसार, वो दोनों को जोड़ देगा एज वन किंगडम थ्रू मैनकाइंड्स ओबीडियंस टू गॉड्स डिवाइन विल। एज वन किंगडम, एक किंगडम की तरह, एक राज्य, थ्रो मैनकाइंड्स ओबीडियंस, जो मैन ओबीडियंस करेंगे, आज्ञा करेंगे गॉड की डिवाइन विल का, जो गॉड की डिवाइन दैव्य इच्छा जो है, जो उसका पालन करेंगे, उनके लिए ये किंगडम होगी हेवन। मतलब हेवन को अर्थ से जोड़ेगा, और जो भगवान के रास्ते पे चलेगा वो सीधा हेवन जाएगा, ऐसे उसने बताया। तो गॉड की विल का जो ओबीडियंस करेगा, डिसोबीडियंस नहीं, और ये कर देगा एडम डिसोबीडियंस। राफेल फिर कहता है कि गॉड सेंट हिज सन डाउन, गॉड ने अपना बेटा जो है वो भेज दिया है नीचे, कोइस में, अस्त व्यवस्था फैली हुई है ना वहां पर, टू क्रिएट अर्थ, कि जाओ पृथ्वी बनाओ, क्योंकि गॉड को पता है पृथ्वी की जरूरत पड़ेगी। उसकी जरूरत कब पड़ेगी? जब ये एडम और ईव उस फल को चखेंगे, तो फिर इन्हें पृथ्वी पे भेजा जाएगा। तो पृथ्वी अभी से ही बनानी स्टार्ट कर दी है, गॉड तो जानता है, उसके बेटे ने ये काम ले लिया है। तो क्या चीजें, कितनी चीजें बनी? एक हेवन है, एक हेल बना अभी, फिर ये ईडन गार्डन बनाया गया, और अब आपका बनती है अर्थ। और जब अर्थ पे हम सब रहेंगे, तो हमारा जो जाना होगा वो ऐसे नहीं होगा कि जब हम अर्थ पे होंगे ना, तो हमारा ऐसे नहीं कि हम हेवन में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे जो ईडन गार्डन है, मतलब वो,
उस पे वहां पर वही इंसान जाएंगे जो हेवन की तरफ को, जो अच्छे वर्क करेंगे। राफेल फर्दर, राफेल जो है वो दोबारा फिर कहता है कि दैट गॉड सेंट हिज सन डाउन इनटू कॉइस टू क्रिएट अर्थ, बनाने के लिए उसे भेजा गया। अर्थ, द अर्थ फर्स्ट फॉर्म्ड आउट ऑफ कॉइस, अर्थ जो बनेगी, ये वाली बात तो उसमें कही गई थी ना, जब मैंने आपको वे लाइन पढ़ाई थी स्टार्टिंग की 26, तो वहां पे आया था कि किस तरीके से अर्थ और हेवन कैसे कॉइस से निकले हैं, ये बात बताई जाएगी। द अर्थ फर्स्ट फॉर्म्ड आउट ऑफ कॉइस, कॉइस माने होती है अस्त व्यवस्था, जब डिसऑर्डर हो जाता है चारों तरफ, उससे अर्थ फॉर्म माने बनेगी। एंड गिवन लाइट एंड डार्क, और लाइट एंड डार्क, डे एंड नाइट इन इक्वल मेजर में दिए जाएंगे, और रात और दिन होगी इक्वल मेजर में, मतलब दिन भी होगा रात भी होगी, दोनों को बराबर बराबर समय दिया जाएगा, इस तरीके से पृथ्वी पर ऐसे होगा। तो ये मिल्टन ये वाली बात भी इसी पैराडाइस लॉस्ट के माध्यम से बताता है। द क्रिएशन ऑन अर्थ टुक 6 डेज, जो पृथ्वी को बनाने में 6 दिन लगेंगे, और एडम एंड ईव वर क्रिएटेड लास्ट, और एडम और ईव को लास्ट में क्रिएट किया जाएगा। मतलब फिर एडम और ईव से मतलब है मैन और वो मैन, मतलब यहाँ पे एडम और ईव से ही मतलब नहीं है, मैन वो मैन वहां पर फिर रखे जाएंगे, और 6 दिन लगेंगे, 7वें दिन आराम का होगा, रेस्ट का, तो सबात बोलेंगे उसे। गॉड गिव्स एडम वन कमांड, और गॉड जो है एडम को एक कमांड देंगे, ही मस्ट नॉट ईट द फ्रूट फ्रॉम द नॉलेज ट्री, कि नॉलेज ट्री से तुम्हें वो नहीं चखना है, विच गिव्स नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, वो ऐसा वृक्ष है जो अच्छाई और बुराई की नॉलेज देता है, तो वो चखना नहीं है किसी को। आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क ऑफ क्रिएशन, अपने वर्क को करने के बाद सन ऑफ गॉड जो है हैंग्ड अर्थ बीनीथ हेवन बाय चेन, एक चैन के माध्यम से अर्थ को लटका दिया जाएगा हेवन के लिए। मतलब आज जो हम सोच रहे हैं तो ये है बाइबल में जो लिखा गया है, जो उसका कि एक अर्थ जो बनाई गई है बाद में, वो चैन से ऐसे लटकी हुई है, जो अच्छे वर्क करता है वो हेवन चला जाता है, ये सब यहीं से ये फिलोसफी। हैविंग प्लीज्ड विद द वर्क ऑफ हिज सन, अपने बेटे से खुश होकर के गॉड टेक्स रेस्ट, वो रेस्ट लेते हैं 7th डे, विच देन बिकम्स नोन एज सब्बात, इसे सब्बात बोलते हैं, मतलब ये क्रिश्चियनिटी में एक वर्ड है सब्बात का दिन, और यही वो संडे है जिस दिन मतलब आराम रेस्ट का डे होता है, जिसे फिर संडे के नाम से जाना गया है। तो ये 7वां दिन सब्बात बोला है इसे, मतलब अगर आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो 7th डे है उसे क्या बोला गया है, सब्बात, रेस्ट का। बुक 8th होती है, तो ये तीनों बुक जो थी 5, 6, 7, सब में यही बात राफेल और एडम की है, तो 3 बुक तो इसी में निकल गई। 8th बुक, राफेल अपनी स्टोरी को फिनिश, राफेल फिनिश द स्टोरी ऑफ क्रिएशन, एंड एडम आस्क्ड हिम अबाउट द मोशंस ऑफ स्टार्स सन एंड प्लैनेट्स। अब वो अपनी कहानी खत्म करता है कि भाई ऐसे पृथ्वी बनेगी, एडम ईव बने, फिर इंसान बनाए जाएंगे और किस तरीके से होगा, सारी बात खत्म करने के बाद राफेल अपनी स्टोरी खत्म करता है। एंड एडम उससे एक बात और पूछता है कि मोशन के बारे में बताओ तुम, ये स्टार सन एंड प्लैनेट्स, ये तारे, सन, सूरज, प्लैनेट्स, ये कैसे कैसे है, इसके इनकी गति कैसे, ये कैसे घूमते हैं, इसके बारे में बताओ। राफेल मेंशन करता है दैट इट डज नॉट मैटर वेदर द अर्थ मूव्स। मैंने आपको एक बार बताया था कि जब 8th चैप्टर आएगा तो गैलीलो के बारे में बात की जाएगी, और एक इंसान ऐसा है गैलीलो जो कंटेम्पररी है मिल्टन के, इसका मतलब मिल्टन उससे मिला हुआ है गैलीलो से, तो गैलीलो का जिक्र इस वाले बुक में होगा 8th नंबर, क्योंकि यहां पर ये बात आ जाएगी एस्ट्रोनॉमी वाली, क्योंकि वो एस्ट्रोनॉमर भी था। तो राफेल मेंशन करता है, जिक्र करता है दैट इट डज नॉट मैटर वेदर द अर्थ मूव्स और द सन मूव्स अराउंड द अर्थ। इस समय तक सब कंफ्यूज थे कि भाई इस बात से तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि अर्थ घूमती है सूरज के चारों तरफ, ये सूरज घूमता है पृथ्वी के चारों तरफ। ही वॉन्ट्स एडम को, वो कहता है इससे कोई बात नहीं होती, और वो वॉर्न करता है एडम को दैट ही शुड बी सेटिस्फाइड विद द नॉलेज, इस ज्ञान से तुम्हें संतुष्ट रहना चाहिए, दैट गॉड हैज मेड अवेलेबल, एंड to resist the urge to gain further understanding outside of the limit he has set। अब एक बात को कहता है वो कि अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम रही है, सूरज पृथ्वी के, और वो एडम को वॉर्न करता है, और ये क्या कहता है कि ही शुड बी सेटिस्फाइड, आदमी को तुम ज्यादा ज्ञान के पीछे मत चलो, पूछ रहे हो ना मुझसे बार बार, वो कहता है ही शुड बी सेटिस्फाइड, तुम्हें संतुष्ट रहना चाहिए विद द नॉलेज, उस नॉलेज से दैट गॉड हैज मेड अवेलेबल, जो गॉड ने अवेलेबल करी है तुम्हारे लिए, बस उससे संतुष्ट रहो। एंड टू रेसिस्ट द अर्ज टू गेन, और गॉड जो है ना वो रेसिस्ट करते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं उस अर्जिंग पर,
इच्छा पर, टू गेन फर्दर अंडरस्टैंडिंग, अगर इंसान ज्यादा समझ प्राप्त करना चाहता है, आउटसाइड ऑफ द लिमिट ही हैज सेट, जो लिमिट जिसकी दी गई है ना, अगर उससे ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहोगे तो उस पर रोक है फ्रॉम गॉड साइड। तो तुम्हें ज्यादा पूछने का वो नहीं होना चाहिए, वो नॉलेज वाला वृक्ष भी आता है ना, फिर उसे खाने के फ्रूट को खाओगे। एडम राफेल को बताता है अबाउट हिज ओन क्रिएशन के बारे में, वो बताता है अपने बारे में। वो एक्सप्लेन करता है दैट ही डिजायर टू हैव ए कंपेनियन, कह रहा है कि मुझे एक बार, मेरी इच्छा थी कि भाई सबके कपल बने हुए हैं, मेरा भी कोई साथी हो, मोर लाइक हिम, जो मेरी तरह ही हो, विद हुम, जिसके साथ ही कैन शेयर हिज थॉट्स, मैं भी अपनी बातों को रख सकूं, मेरे जैसे बोलता हो, ह्यूमन बीइंग हो। तो मैंने भी एक बार ये इच्छा जागृत करी थी, इसीलिए गॉड ने ईव को बनाया था फ्रॉम ए रिब, रिब से, इन एडम साइड वाइल ही स्लेप्ट। कह रहा जब मैं सोया हुआ था, सोए हुए से मेरी पत्नी से गॉड ने ईव को बनाया जब मैंने इच्छा जागृत करी थी। तो ये भी बात हमें 8th नंबर बुक में पता लगती है। एडम इंस्टेंटली फेल इन लव विद ईव, और वो तुरंत उससे लव भी हो गया था, मतलब बताता है कि भाई मैं उससे, मुझे वो अच्छी लगने लगी थी। राफेल कहता है दैट वाइल ईव इज मोर ब्यूटीफुल फ्रॉम आउटसाइड, वो कहता है कि ये बात तो ठीक है, ईव ज्यादा सुंदर है बाहर की तरफ से, सी इज लेस वर्दी देन एडम फ्रॉम इनसाइड, लेकिन अंदर से वो इतनी योग्य नहीं है जितना एडम। तो ये एडम और ईव क्या है, ये मेल और फीमेल के बारे में ही मिल्टन के विचार है, आप ये समझ के चलो। तो राफेल ये वाली बात कहता है ईव के बारे में। राफेल अगेन सजेस्ट करता है एडम को चलते समय कि अवॉइड रहना है तुम्हें टेम्पटेशन से, लालच से, सैटन के लालची बातों में मत आ जाना। ये वाली बात फिर उससे लास्ट में बोलता हुआ चलता है। राफेल रिटर्न्स टू हेवन चला जाता है, एडम गोज फॉर स्लीप, और एडम जाकर के सो जाता है। तो बुक 8, इसका मतलब 5, 6, 7, 8, बाप लगाओ, ये चार बुक जो है राफेल और एडम के बीच में है। और यही वे, यहीं से ही पता लगता है हमें कि वो युद्ध कैसे हुआ था। ये फ्लैशबैक जो था वो सब यहाँ चलता है, फ्यूचर की बात, पास्ट की बात, गॉड का इंस्ट्रक्शन, सब ये राफेल बताता है एडम को। एडम भी अपने बारे में बताता है कि किस तरीके से मैंने ईव कैसे बनी, वो कैसे मतलब क्रिएट की गई थी गॉड के द्वारा, तो उसने इसने कैसे डिमांड करी थी गॉड से। वो ये सारी बातें यहाँ पे आती है। और 8 नंबर जो बुक है उसे थोड़ा सा ध्यान रख लेना, वो उसमें थोड़ा सा साइंटिफिक एस्ट्रोनॉमी के बारे में और गैलीलो के बारे में भी जिक्र है 8 नंबर बुक में। और 7th नंबर जो बुक है उसमें यूरेनिया देवी का इन्वोकेशन है, वो भी ध्यान रखने वाली बात है 7th नंबर में। और 5, 6, 7, 8 ये सारी राफेल और एडम पर है। 9th बुक और देखते हैं। द एक्चुअल डिसोबीडेंस ऑफ एडम एंड ईव टेक्स प्लेस इन दिस बुक, क्योंकि 9th अब इसलिए इंपॉर्टेंट है, 4th में इनका जिक्र है, और 9th बुक जो है उसमें ही इन्होंने फर्स्ट डिसोबीडेंस जो मैन ने करा, जो मेन बात है, जो मेन लाइन है पहली, ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडेंस ब्रोट डेथ एंड वो इन द अर्थ, पृथ्वी पर दुख ले आया, मौत ले आया। तो वो मोर्टल टेस्ट ऑफ फॉरबिडन ट्री, फॉरबिडन फ्रूट जो था उसका जो मोर्टल टेस्ट था ना, वो ले आया था डेथ एंड वो, दुख ले आया और मौत ले आया। तो वो जो टेस्ट करा था ईव ने और एडम ने, जो उस फल को खाया था एप्पल के, वो 9th में खाया है। और 9th में अब ये सैटर्न वापसी करेगा, 7-8 दिन बाद आएगा। तो 9th बुक में है। तो 9th बुक हमें याद रहेगी, 4 के बाद सीधी 9 आएगी, बीच में जितना भी है वो राफेल की कहानी है एडम से, आपको ये याद रखना है। तो 9th बुक है। और 9th बुक की एक खासियत भी है, ये सबसे लेंथी बुक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जिसमें देखो इतना याद रखना, एक तो होता है रटना। 9th बुक जो है वो सबसे लेंथी है, 7th सबसे छोटी है। 7th वो बुक है जिसके 2 टुकड़े हुए हैं। 7th आगे चल के 12 नंबर, 11 और 12 जो हुआ था ना, 10th और 7th के 2 टुकड़े हैं। जब उसे 2 बुक और बढ़ानी थी तो 7th लंबी थी उस समय बुक, तो उसमें से आधा तोड़ा था और आधा ऐसे करके बनाया। तो कुल मिलाकर के ये जो 11th और 12th जो बुक है, ये वहां बनाई है मिल्टन ने, मतलब आगे। और 7th अब सबसे छोटी हो गई और 9th सबसे बड़ी हो गई। और 9th सबसे बड़ी है, इसी में ही वो फल खाया, आपको याद रह जाएगा कि जहां वो फल चखा था वो 9th बुक है, और वो सबसे लेंथी भी है। तो अब फल किस में खाया, अगर ये भी थोड़ा वैसे, तो 9 ना, ना आ रहा है ना इसमें, ना ना खाना नहीं है, मतलब वही खा लिया, तो जिसमें मना किया गया था 9 है। द एक्चुअल डिसोबीडेंस ऑफ एडम का जो डिसोबीडेंस था ना और ईव का, वो इसी बुक में होता है।
मिल्टन asserts that the fall of humankind is more heroic than the tales of Virgil and Homer. मिल्टन इस बात का दावा करता है, एसर्ट माने होता है दावे के साथ कहना, कि जो फॉल ऑफ ह्यूमन काइंड है ना, मैन का फॉल होना, मैन का पतन, फॉल ऑफ मैन, यही तो कहानी है। जेनेसिस जो बुक है बाइबल की फर्स्ट, उसी में ये फॉल ऑफ मैन, इसी कहानी को लेके मिल्टन ने एक्सपेंड करके लिख दिया। तो मिल्टन इस बात पे दावे के साथ कहता है, जो ये ह्यूमन काइंड का फॉल मैंने दिखाया ना अपनी बुक में, ये ज्यादा हीरोइक है, मतलब ये ज्यादा साहसिक है देन द टेल्स ऑफ विर्जिल एंड होमर। विर्जिल और होमर, होमर के दोनों महाकाव्य इलियड एंड ओडिसी, विर्जिल का एनियड, जो इतने तगड़े महाकाव्य थे जिसमें बहुत बड़ा, जैसे हमारे महाभारत में युद्ध है ना, ऐसे दिखाया गया, उसे छोटा बोना कर दिया। मिल्टन ने कह रहा है मेरे इस मैन का जो फॉल है ना, इसके सामने ये फीके है, मतलब ये हीरोइक है, ज्यादा हीरोइक है जो फॉल ऑफ ह्यूमन काइंड है जो मैंने लिखा है, ऐसे बोल रहा है मिल्टन। सैटर्न रिटर्न्स आफ्टर 8 days, 8 दिन बाद आता है सैटर्न। व्हेन ही वाज कॉट एंड बेनिस्ड बाय गैब्रियल, जब उसे कॉट करा गया था, बेनिस्ड निकाल दिया था गैब्रियल ने और वो भाग गया था ना, उसके 8 दिन बाद अब सैटर्न वापसी आता है। सैटर्न जीलियसी महसूस करता है टू सी द ब्यूटी ऑफ अर्थ, अर्थ की ब्यूटी देख के, मतलब उसकी पैराडाइज जो था वो ईडन गार्डन की, दैट इज इवन मोर ब्यूटीफुल देन हेवन, कहता है ये तो हेवन से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है, वो ये सोचता है, उसे जीलियसी होती है। वो एंटर कर जाता है, बॉडी में एक स्नेक दिखाई देता है उसकी बॉडी में, वो एंटर कर जाता है एंड बिकम्स ए सरपेंट, और एक सांप बन जाता है। सैटर्न स्पीक्स इन ए मैन्स वॉइस, सैटर्न जो है वो एक मैन की, सैटर्न स्पीक्स इन ए मैन्स वॉइस, वो एक मैन की आवाज में ईव से बात करता है। हु सरप्राइजेज टू सी सच क्रिएचर, जो ऐसे क्रिएचर को देख के सरप्राइज हो जाती है, वो सोचती है कि एक सांप हमारी भाषा में कैसे बोल रहा है इंसान की भाषा में, तो वो सरप्राइज हो जाती है। सी आस्क्स द सरपेंट, से पूछती है अबाउट हाउ ही कैन स्पीक, वो कैसे बोल सकता है, एंड टेल्स, और वो बताता है कि इट इज ऑल द मैजिक ऑफ द फ्रूट ऑफ द ट्री ऑफ नॉलेज। अरे जो ट्री ऑफ नॉलेज है ना, जो फॉरबिडन है, फॉरबिडन ट्री, इस फल की बदौलत है ये सब कुछ, उसमें इतना ज्ञानवर्धक चीजें है कि वो मैजिक है उसमें, अगर उसे खा लेंगे तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, तुम और ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसे उसे कहता है। ईव इज कन्विंस्ड, वो कन्विंस हो जाती है बहुत जल्दी और खा लेती है उस फॉरबिडन एप्पल को। एडम नाउ थिंक्स, वो सोचता है कि ईव अलोन विल बी पनिश्ड बाय गॉड, एडम सोचता है कि अब ईव जो है ना, उसे अकेली को दंड देगा गॉड, सो ही ईट्स द एप्पल टू, वो भी खा लेता है, बिकॉज ही लव्ड ईव सो मच, वो बहुत लव करता है इसलिए वो भी खा लेता है। कोलंबस इज मेंशन इन बुक नाइन्थ, नाइन्थ बुक में एक कैरेक्टर का नाम और आता है कोलंबस का। कोलंबस का नाम आता है क्योंकि जब खोज की बात, कहीं अमेरिका की खोज करी थी कोलंबस ने, तो अगर आपसे ये पूछ ले कि कोलंबस का जिक्र कहाँ आता है, मिल्टन हल्का सा इसका जिक्र करता है स्टार्टिंग में ही, जब इस बुक को नाइन्थ को स्टार्ट करता है, कि जिस तरीके से कोलंबस एक नए संसार की खोज करी थी, ऐसे ही एक न्यू वर्ल्ड बनाया था गॉड ने, वहां पे मतलब एक कोलंबस का जिक्र आ जाता है। तो कोलंबस जो था, अगर मतलब एक क्वेश्चन बनता है कि भाई कोलंबस का जिक्र कौन से उसमें आता है, तो कोलंबस का नाइन्थ में ही जिक्र आता है। तो नाइन्थ बुक तो वैसे भी आपके ध्यान रहेगी। और इस तरीके से ये नाइन्थ बुक होती है। अब इसकी 3 बुक्स और बची है इसकी टोटल, और लास्ट इसकी जो वीडियो होगी उसमें कंप्लीट कर लेंगे। और आपको मतलब बढ़िया तरीके से पैराडाइज लॉस्ट को करना है, मैंने इसकी 3-4 वीडियो बना दी है, आप इन्हें सबको देखो, सबको दोबारा तिबारा देख करके आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कहानी। और स्टोरी पे ही डिपेंड करते हैं मोस्टली क्वेश्चन।